हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 381। अग्नि क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति एक गर्म चिपचिपी लावा नदी को टेढ़े मेढ़े ढंग से बहते हुए देख सकता था। यदि कोई सावधान और लालची न हो तो वह लावा नदी को सोने की नदी समझ सकता है। बुदबुदाती लावा नदी के बीच से एक नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक लड़की जिसकी गोद में 3 सिर वाला पालतू जानवर था, नाव चलाने वाले युवक के विपरीत दिशा में बैठी थी। जाहिर है नाव पर गया वेदोरा और नूह थे, क्योंकि कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि वह सुरक्षित और लंबी सड़क के बजाय इस मार्ग को चुने। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि नदी में कोई मछलियां नहीं हैं? अयाग ने गया को एक पिल्ला की तरह देखते हुए पूछा। उसने बस अपनी आंखें घुमाईं। तुमने अभी अभी मेरी आखिरी कुकीज़ खा लीं। गया और हाइड्रा के बीच कई दिनों से चल रहे झगड़े पर ध्यान देने के बजाय नूह ने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक वह देख सकता था वहां उजाड़ भूमि के अलावा और कुछ नहीं था। यहाँ वहां कुछ पत्थर और बस। आसमान हमेशा की तरह लाल था, जबकि हवा राख के कणों से भरी हुई थी। लाल और भूरे रंग के संयोजन ने अग्नि क्षेत्र में एक भयानक एहसास पैदा कर दिया। अरे, हमें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है? अयाग ने पूछा। ठीक 94 दिन। गया की आंखों में उदासी की एक झलक उभरी। वह भूत और दुष्स्वप्न के बारे में सोचते हुए दूर क्षितिज की ओर देखती रही। वह उन दोनों को पागलों की तरह याद करती रही। नूह उसकी आंखों में उदासी देख सकता था। वास्तव में वह इस बात से खुश था कि भूत को एक ऐसी लड़की मिल गई जो उसे गया की तरह प्यार करती है। हालांकि उसने निर्दोष लोगों को मारा और कई अपराध किए, नूह नहीं चाहता था कि वे दोनों उसके कारण अलग हो जाएं। वह दूसरे मौकों में विश्वास करता था। ये गया का दूसरा मौका था। वे 5 दिनों से नदी में थे। गया के विश्वास के विपरीत नदी में वास्तव में खतरनाक जानवरों के साथ मछलियां थीं। अगर नूह ने नाव पर जो घोल लगाया था वह नहीं होता तो वे किसी जानवर के पेट में होते। हंटर गार्डियंस के अल्फा गार्डियन ने खुद ही उसे यह समाधान दिया था। लगातार 5 दिन नाव चलाने के बाद नूह के हाथ दर्द करने लगे। सौभाग्य से नूह ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ जले हुए पेड़ दिखाई दिए। अरे, नूह ने गया को पुकारा ताकि वह उसे वास्तविकता में वापस ला सके। वह प्रवेश द्वार है। गया ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और 2 अकेले पेड़ों को देखा जिन पर बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे। बिजली गिरने से झुलसे हुए पेड़ भी उन 2 पेड़ों की तरह काले और बेजान नहीं दिखेंगे। हम नाव को किनारे पर लगा सकते हैं। गया ने राख के किनारे की ओर इशारा किया। नाव को किनारे की ओर ले जाने से पहले नूह ने सिर हिलाया। तांबे की नाव को किनारे पर लगाने के बाद गया ने वेदोरा को सुरक्षित रूप से अपने बैग में रख लिया। वे जल्दबाजी नहीं करते थे, बल्कि सावधानी से अकेले पेड़ों की ओर चलते थे। वही जगह है, नूह ने कहा। वेदोरा ने अपनी गर्दन को बाहर की ओर मोड़ा और नूह द्वारा बताए गए स्थान को देखा। हालांकि वे केवल 2 साधारण पेड़ ही देख पाए और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वहां जले हुए पेड़ों के अलावा कुछ नहीं है, अयाग ने कहा। अजीब, कैन ने बड़बड़ाया। उसे 2 अकेले पेड़ों पर संदेह था। वे जगह से बाहर लग रहे थे। ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने की कोशिश करो बेटा। पेड़ों के बीच एक प्राकृतिक संरचना है। गया ने अयाग के सिर को झटका दिया। क्या प्राकृतिक संरचना क्या होती है? यह एक तरह का भ्रम सरणी है, लेकिन मनुष्यों द्वारा बनाई गई संरचनाओं से बहुत अलग है। हजारों सालों तक संघनित आग ऊर्जा को इकट्ठा करने के बाद प्रकृति द्वारा एक प्राकृतिक संरचना बनाई जाती है। यह एक चमत्कारी प्रक्रिया है और बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर कोई पर्याप्त ध्यान नहीं देता है तो कोई भी आसानी से इसके जाल में फंस सकता है, नूह ने समझाया। उसकी व्याख्या ने अयाग को और भी ज्यादा उदास कर दिया। अगर यह एक कमबख्त भ्रम सरणी है तो तुम दोनों पागल सिर इससे दूर भागने के बजाय इसकी ओर क्यों बढ़ रहे हो? मैंने कहा कि यह एक तरह की भ्रम सरणी है। प्राकृतिक संरचनाएं अग्नि क्षेत्र के चारों ओर यात्रा करने के लिए एक पोर्टल के रूप में भी काम करती हैं। ओह, तो हम आखिरकार इस जगह से बाहर निकलने वाले हैं। चलो चलें। अयाग ने बिजली की तरह अपनी राय बदली। अब वह कुछ सेकंड पहले के विपरीत 2 पेड़ों के बीच जाने के लिए उत्साहित दिख रही थी। नूह भी राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका, जैसे कि उसने अभी अभी आशा लेकर आने वाली रोशनी देखी हो। अग्नि क्षेत्र की गहराई में कई अदृश्य प्राकृतिक रक्षा तंत्र और संरचनाएं मौजूद थीं, और वे एक प्राकृतिक संरचना के कारण इस लावा नदी में आए थे। अगर उन्हें कोई और प्राकृतिक संरचना मिल जाती तो उनके पास नदी में जाने का मौका होता। आखिरकार समाधान हमेशा के लिए जानवर को नहीं रोक सकता था। जब या अगर वे नदी से बाहर आते तो वे मर जाते। चलो चलें। स्वोश। गया और नूह दोनों तुरंत 2 पेड़ों के बीच की जगह की ओर भागे। इस घाटी में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की आभा बहुत स्पष्ट थी, यहाँ तक कि अयाग भी इसे महसूस कर सकता था जब वे पास पहुंचे। इसकी आभा उन संरचनाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी जिन पर वे ठोकर खा गए थे। जब वे तीनों पेड़ों के बीच की जगह से गुजरे तो वे उजाड़ घाटी से गायब हो गए।
उनके सामने का दृश्य एक बार फिर नाटकीय रूप से बदल गया। यह उनके सामने एक सादा धूसर दुनिया थी। उनके भीतर की भयानक और ठंडी ऊर्जाएं उस उजाड़ मूल्य की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थीं जहां से वे अभी आए थे। जगह के अंदर एक बदबूदार गंध भर गई जो बेहद अप्रिय और तीखी थी। इसके अलावा पूरे स्थान पर काले बवंडर दिखाई दिए और जगह भर में बहने वाली हवा उन्हें हड्डियों तक काट रही थी। इसमें एक मजबूत संक्षारक विशेषता भी थी। बधाई हो, हम तवे से बचकर आग में चले गए। अयाग खुद को कोसने से नहीं रोक सका। सावधान रहो, हर जगह जहरीली भाप है। एक घातक जहरीली गैस जमने वाली भाप में मिल गई जिससे ये जहरीली भाप बन गई। यह एक घातक चीज है जो किसी भी साधक को मार सकती है, नूह ने याद दिलाया। क्या ऐसा है? गया ने काले बवंडरों में से एक की ओर चलते हुए हंसी उड़ाई। कुतिया रुक जाओ, क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रही हो? अयाग ने जहरीले बवंडरों की ओर जाने से गया को रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। गे ने बवंडर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। नूह ये देखकर दंग रह गया कि वास्तव में उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि नागा ज्यादातर जहरों के प्रति प्रतिरोधी थे, लेकिन वे अग्नि क्षेत्र के जहरीले बवंडरों से प्रतिरक्षित नहीं थे। हालांकि जहरीले बवंडर को छूने पर गया को कुछ नहीं हुआ। इसे उंगली के जरिए उसके मस्तिष्क में प्रवेश करना चाहिए था और कुछ सेकंड में उसे मार देना चाहिए था। चूंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए केवल एक ही स्पष्टीकरण था। वह ये था कि भूत ने कुछ पौराणिक औषधियों का उपयोग करके उसे जहरों से प्रतिरक्षित कर दिया था। नूह ने ऐसी औषधियों के बारे में सुना था जिन्हें 5 सितारा कीमियागरों द्वारा बनाया जा सकता है ताकि किसी व्यक्ति को मनुष्य द्वारा ज्ञात विषयों के प्रति पूरी तरह प्रतिरोधी बनाया जा सके। अयाग ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा वह उम्मीद कर रही थी। जब गया आत्मसंतुष्ट दिख रहा था और घोस्ट पर गर्व महसूस कर रहा था कि उसने उन दोनों को विश्व प्रतिरोधी बना दिया है, नूह एक शांत मुस्कान के साथ उनकी ओर चला गया। जब वह काले बवंडर के करीब आया तो नूह ने ज्वाला की एक नीली बाधा को छोड़ दिया जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। नीली ज्वाला की परत ने उसके शरीर को ऐसे ढक लिया जैसे कि वह एक कंबल हो। ये 2 आदिम ज्वालाओं में से एक द्वारा बनाई गई बाधा थी। स्वर्ग की ज्वाला जिसने मानव जाति के लिए ज्ञात सभी विषयों को पीछे हटा दिया। गया नीली ज्वाला को देखकर दंग रह गई। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी राजसी ज्वाला नहीं देखी थी। उसने भूत को आदिम ज्वालाओं के बारे में बात करते हुए सुना और वह अनुमान लगा सकती थी कि नूह के शरीर पर नीली ज्वाला निश्चित रूप से 2 आदिम ज्वालाओं में से एक थी। हालांकि उसने अपने मन में जो कुछ भी था उसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। हालांकि वह बता सकती थी कि नूह उसे आसानी से नहीं बताएगा कि उसे ज्वाला कहाँ से मिली। अगर वह पता लगा लेती तो ये भूत को 6 सितारा कीमियागर की स्थिति तक पहुंचने के एक कदम और करीब ले जाता। ये जगह एक अलग थलग जगह होनी चाहिए और यह बड़ी नहीं लगती। हमें बस 5 सिर वाले सांप की मान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है, नूह ने कहा। उसे महसूस हो रहा था कि वे 5 सिर वाले सांप के करीब पहुंच रहे हैं। ये जगह पूरी तरह से जहरीली भाप से भरी हुई थी और इसे मौत की प्राकृतिक भूमि माना जा सकता है। अगर कोई आम इंसान गलती से इस जगह पर आ जाए तो यह वाकई बहुत बुरी किस्मत होगी। वह एक अग्नि अवरोध से ढका हुआ था, जबकि गया उसके बगल में ऐसे चल रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चूंकि हवा में जहरीलापन बहुत ज्यादा था, इसलिए आसपास कोई जानवर या डाकू नहीं थे। पूरी जगह बेहद शांत थी और बवंडर की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसने जगह को एक भयानक एहसास दिया, जैसे कि वे वास्तव में असली नरक में आ गए हों। क्रैक! अचानक गया के पैर के नीचे से एक क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी। इस शांत वातावरण में ये बहुत तेज लग रही थी। बकवास! वह क्या था? अयाग ने आवाज सुनकर डरकर शाप दिया। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और जमीन की ओर देखा। फिर उन्होंने देखा कि गया ने जहां कदम रखा था वहां एक पूरा कंकाल पड़ा हुआ था। उसके पैर से कंकाल की छाती पर एक छेद हो गया। यह एक आत्मा को मजबूत करने वाले योद्धा का कंकाल है। वह बहुत समय पहले मर चुका होगा। देखो, सारी हड्डियां छिद्रपूर्ण हो गई हैं। तुमने इसे चकनाचूर कर दिया है। नूह की आंखें चील जैसी थीं। हालांकि जहरीली हवा से कंकाल बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था और पूरी तरह से काला हो गया था, फिर भी उसने पाया कि यह एक कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धा का कंकाल था। ये जगह बेकार है। कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धा अपने शरीर को ढालने के लिए आग ऊर्जा का उपयोग करके बिना किसी जहर प्रतिरोध के इस स्थान पर काफी समय तक जीवित रह सकता है। उसकी मृत्यु का एकमात्र स्पष्टीकरण ये होगा कि उसने जहरीली हवा का प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी आग ऊर्जा समाप्त कर दी थी। जब वह घातक जहर को और अधिक दूर नहीं कर सका तो वह जहरीली हवा से मारा गया। आखिर वह यहाँ क्यों आया था? गया को आश्चर्य हुआ कि साधक अग्नि क्षेत्र में क्यों आया। नूह और वह 5 सिर वाले सर्प का शिकार करने के लिए यहाँ आए थे ताकि नूह जानाली के सौतेले पिता को बचा सके, जबकि वह यहाँ रक को अवशोषित करने और अपना कायापलट शुरू करने के लिए थी। अगर 5 सिर वाला सर्प न होता तो गया ने यहाँ आने के बारे में कभी नहीं सोचा होता।
आगे क्या? सबा ने जगह के चारों ओर देखने के बाद पूछा। जब तक हम 5 सिर वाले सर्प का मार्ग न पा लें तब तक आगे बढ़ते रहो। नूह मुस्कुराया। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ उसने कहा, बस आगे बढ़ते रहो जब तक हम 5 सिर वाले सर्प का मार्ग न पा लें। आगे की यात्रा पूरी तरह से घटनाहीन थी। वे अपने रास्ते में नए कंकालों से टकराते रहे और ये सभी कंकाल कभी कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धा थे। गया को वास्तव में आश्चर्य हुआ कि इतने सारे कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धा अग्नि क्षेत्र में क्यों आए। उसे एक आत्मा शोधन स्टेज योद्धा का कंकाल भी मिला। इसका मतलब था कि वे यहाँ कुछ खोज रहे थे। दोनों ने लगभग 1 घंटे तक पैदल यात्रा की और वे अधिक से अधिक कंकालों से टकराते रहे। ये जगह वास्तव में सुनसान लग रही थी। लगभग 2 घंटे चलने के बाद उन्हें अचानक दूर से एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। देखो, सामने रोशनी चमक रही है, अयाग ने उन्हें सूचित किया। वह लगभग चिल्ला पड़ी। चलो इसे देखते हैं। नूह ने भी रोशनी देखी। हालांकि इंद्रधनुषी रंग की रोशनी फीकी लग रही थी, लेकिन वह उनकी आंखों से बच नहीं पाए। दोनों तुरंत आगे बढ़े और जल्द ही वे प्रकाश के स्रोत पर पहुंच गए। एक इंसान। अयाग की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि बिखरे बालों वाला एक आदमी दोनों पैरों को मोड़कर बैठा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जिससे वह पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली कमजोर आभा से पता चल रहा था कि यह बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित था। गया और नूह दोनों धीरे धीरे बूढ़े आदमी के पास पहुंचे। मानो उसने कुछ सुना हो, बूढ़े आदमी ने आखिरकार अपना सिर ऊपर उठाया। धीरे से, धुंधली आंखों से उसने उनकी तरफ देखा। वेदोरा जल्दी से बैग के अंदर छिपने के लिए चला गया। एक बूढ़ा आदमी, एक बहुत बूढ़ा आदमी जो बहुत पहले ही अपनी जवानी से बाहर निकल चुका था। उसके शरीर को ढंकने वाला लबादा बहुत गीला था, उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसका शरीर बहुत पतला था। वह बिल्कुल एक कंकाल की तरह लग रहा था जिसके पास सिर्फ त्वचा थी। वह बहुत भयानक था क्योंकि वह एक मम्मी की तरह दिख रहा था। बूढ़े आदमी की आभा बहुत कमजोर थी, मानो वह किसी भी समय मरने वाला था। और फिर भी वह अभी भी जीवित था। कोई यहाँ फिर से है। कोई जल्द ही मरने वाला है। संकेत। बूढ़े आदमी ने 2 आहें भरीं। उसकी आवाज़ तीखी थी जिससे सुनना अप्रिय हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ होने वाली मौतों की आदत हो गई थी। एक आत्मा शोधन चरण योद्धा। नूह ने बूढ़े आदमी को करीब से देखा। उसने तुरंत बूढ़े आदमी के साधना स्तर का पता लगा लिया, लेकिन चूंकि बूढ़े आदमी के महत्वपूर्ण संकेत वास्तव में कमजोर थे और उसके शरीर में कोई दिव्य ऊर्जा नहीं थी जिसे महसूस किया जा सके, क्योंकि यह पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि यह बूढ़ा आदमी किस स्तर का था। इतने युवा अंकुर, कितना बुरा हुआ कि तुम इस मृत्यु की भूमि पर आ गए। बूढ़े आदमी ने एक और आह भरी, फिर उसने अपनी कलाई को हिलाया क्योंकि उनके चारों ओर एक सुनहरा अवरोध दिखाई दिया। 20 साल हो गए हैं, मुझसे पहले जो भी यहाँ आए थे वे चले गए हैं। अब मैं भी जल्द ही जाने वाला हूँ। 20 साल तक मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। कम से कम भगवान ने मुझे मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने दी। अफसोस है कि आखिरी व्यक्ति जिससे तुम मिलने जा रहे हो वह ये बूढ़ा आदमी है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। जब वह पहली बार इस जगह पर आया था तो उसमें जो निराशा और गुस्सा था वह बहुत पहले ही चला गया था। उसने जीवन और मृत्यु को देखा था। बूढ़ा आदमी शांत लग रहा था, उसके चेहरे पर शिकायत के कोई निशान नहीं थे। हालांकि उसकी धुंधली आंखों से कोई भी ये बता सकता था कि वह दुखी है। अगर यह बूढ़ा आदमी इस जगह को छोड़ देता है तो उसकी साधना फिर से उठने से पहले एक लंबी गिरावट लेगी, नूह ने खुद से सोचा। आत्मा शोधन चरण को पार करने के बाद एक साधक को साधना में उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए दिव्य ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यदि साधक को पर्याप्त दिव्य ऊर्जा नहीं मिलती है तो उसकी साधना धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये देखते हुए कि यह बूढ़ा आदमी दिव्य ऊर्जा के बिना यहाँ फंस गया था, जब या अगर वह अग्निलोक से बच गया तो उसकी साधना अपनी पिछली स्थिति में लौटने से पहले निचले चरणों में गिर जाएगी। धिक्कार है, तुम 20 साल तक यहाँ रहे। मुझे उम्मीद है कि तुम अग्नि क्षेत्र में जो खोज रहे थे वह इसके लायक है। गया ने अपनी आंखें घुमाईं। इस कठोर वातावरण में जीवित रहने में सक्षम होने के कारण तुम आत्मा शोधन चरण के शिखर पर रहे होंगे बूढ़े आदमी। अगर मैं सही हूं तो तुम किसी ऐसी चीज की तलाश में आए हो जो तुम्हें अपनी अड़चन से निपटने और फ्यूजन चरण तक पहुंचने में मदद कर सके। इस माहौल में 20 साल रहने के बाद अड़चन तो चली गई, लेकिन तुम यहीं फंस गए, नूह ने उदासीन स्वर में कहा। ये कंकाल उन लोगों के थे जो ये देखने आए थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये सुनकर बूढ़े आदमी की धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अविश्वास की नज़र से नूह को देखा। वह अपने सामने खड़े युवक की जांच करने से खुद को नहीं रोक सका। एक नज़र से यह पता लगा पाना कि उसके अंदर अड़चन है, और यह भी कि वह यहाँ कितने समय से था, उसके वास्तविक साधना स्तर का अंदाजा लगाना कोई भी नहीं कर सकता था, इसलिए यह बूढ़ा आदमी हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। इसके अलावा उसे पता चला कि यहाँ मरने वाले लोग उसे ढूंढने आए थे। कितनी पैनी नज़र है, लेकिन बहुत बुरा।
बूढ़ा आदमी अपना सिर हिलाता रहा, उसकी आंखें गहरे अफसोस से भरी हुई थीं। वह आसानी से बता सकता था कि नूह असाधारण था और उसमें जन्मजात क्षमता थी। इस तरह का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने वाला था। लेकिन अब उसे इस गंदगी में मरना था। जगह कितना अफसोस की बात है। गया उस जगह पर चारों ओर देख रहा था कि गोल्डन बैरियर से कैसे निपटा जाए, जबकि बूढ़ा आदमी नूह से बात कर रहा था। 20 साल पहले मैं अकेले फायर रियल्म की यात्रा पर गया था ताकि कुछ ऐसा खोज सकूं जो मुझे फ्यूजन स्टेज तक पहुंचने में मदद कर सके। मेरी किस्मत और भाग्य, मैं गलती से इस जगह पर आ गया और किसी के द्वारा लगाए गए बैरियर को सक्रिय कर दिया और तब से 20 साल हो गए हैं। बूढ़े आदमी ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने नूह की तरफ नहीं देखा, मानो वह बस खुद से बात कर रहा हो। लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था कि उसे बात करने का एहसास अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने काफ़ी समय से किसी से बात नहीं की थी। अगर वह समय में पीछे जा सकता तो वह खुद को फायर रियल में जाने से रोक लेता। अनुमान है कि मेरी मृत्यु कल होगी, लेकिन मैं यहाँ मरने वाले अन्य लोगों की तरह नहीं बनना चाहता। मेरा शरीर जहर से क्षत विक्षत हो गया है, ये बहुत दुखद है। जवान आदमी, जब मैं कल मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को जला देना। यह एक बूढ़े व्यक्ति की आखिरी विनती थी जो अपनी युवावस्था से गुजर चुका था। बूढ़े आदमी ने नूह को देखा, उसके शरीर के चारों ओर नाचती लपटों पर ध्यान केंद्रित किया। गया को बूढ़े आदमी की त्रासदी की कोई परवाह नहीं थी। वह यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने में व्यस्त थी। नूह ने मन ही मन आह भरी। उस आदमी ने नूह से अपने जीवन के अंतिम क्षण में किसी अजीब अधूरी इच्छा को पूरा करने में मदद करने के लिए नहीं कहा और न ही उसके पास नूह के लिए कोई विशेष आदेश था। उसने केवल यह अनुरोध किया कि नूह उसके शरीर को जला दे और उसे उचित मृत्यु दे। हालांकि नूह ने बूढ़े आदमी को देखकर शांति से मुस्कुराया। बूढ़े आदमी, तुम्हारा अनुमान वास्तव में सही है। अगर मैं नहीं आता तो तुम कल तक मर चुके होते। लेकिन किस्मत ने तुम पर मुस्कुरा दिया, मैं यहाँ हूँ। नूह बूढ़े आदमी की ओर चला गया, फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक लौ छोड़ी। नूह के शरीर से निकली नाचती हुई लौ ने एक देवदूत का रूप ले लिया, पंखदार पंखों वाली एक मानवीय आकृति। यह एक ज्वाला अवरोध में बदल गई और बूढ़े आदमी को अपने भीतर धक लिया। एक पल में आसपास की सारी जहरीली भाप दूर चली गई, मानो वह अभी अभी अपने प्राकृतिक दुश्मन से मिली हो। नूह ने इस बूढ़े आदमी को बचाने का फैसला किया था, किसी खास वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह बूढ़ा आदमी 20 साल से लगातार इस जगह पर जिंदा रह रहा था। नूह ने वाकई उसकी सहनशक्ति का सम्मान किया। इसके अलावा नूह ने कभी भी मदद की ज़रूरत वाले किसी की भी अनदेखी नहीं की। क्या शानदार ज्वाला है, इसमें वाकई एक दिव्य आभा है। यहाँ तक कि अग्नि क्षेत्र से आने वाली जहरीली भाप भी इसे नष्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकती। बूढ़े आदमी की आंखें जितनी हो सकती थीं उतनी खुलीं। थोड़े से चौंकने के बाद बूढ़ा आदमी अपनी शांत अवस्था में लौट आया। उसने अपने शरीर को ढकने वाली अग्नि बाधा को देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा, युवक, इस ज्वाला बाधा को हटा दो, ये केवल तुम्हारी ऊर्जा और ध्यान को खत्म कर देगी। तुम इसे लंबे समय तक रोक नहीं सकते। जहरीली भाप पहले ही मेरे शरीर पर आक्रमण कर चुकी है, मैं मर रहा हूँ। तुम केवल दर्द को कम कर सकते हो, लेकिन अपरिहार्य को नहीं रोक सकते। अगर तुम मरना चाहते थे तो तुम बहुत पहले ही अपना जीवन समाप्त कर सकते थे। तुम इस जगह से जाने की उम्मीद कर रहे थे, अब उम्मीद मत खो। मैं तुम्हारे शरीर में मौजूद सारे जहरीले धुएं से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहने के बाद नूह ने अपनी हथेली बूढ़े आदमी की छाती पर रख दी। जिस क्षण नूह ने अपना हाथ बूढ़े आदमी पर रखा, बूढ़े आदमी का शरीर थोड़ा हिल गया। वह नूह की हथेली को घूरता रहा, उसे नहीं पता था कि नूह आगे क्या करने वाला है। वह अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसके शरीर पर आक्रमण करने वाले जहर से छुटकारा पाना असंभव था। पिछले 20 सालों से तनाव में रहने वाला बूढ़ा आदमी आखिरकार इस पल पूरी तरह से शांत हो गया था। उसने नूह की आंखों में आत्मविश्वास देखा और इससे उसे फिर से शांति और उम्मीद का एहसास हुआ। नूह ने अपने गुरु एंड्रियास से सीखे जहर सोखने के हुनर का इस्तेमाल किया। स्वर्ग की ज्वाला बूढ़े आदमी के शरीर में घुस गई। किसी और के शरीर में आदिम ज्वाला भेजना बेहद खतरनाक था। एक भी गलत कदम और ज्वाला शरीर को जलाकर राख कर देती। फिर भी इस बूढ़े आदमी को कोई डर नहीं था, क्योंकि उसकी मौजूदा हालत में उसे डराने वाली कोई चीज़ नहीं थी। आखिरकार वह जल्द ही मरने वाला था। इसके अलावा अगर नूह वाकई कुछ बुरा करने वाला था तो वह बूढ़े आदमी को हथेली से मार सकता था। इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। स्वर्ग की ज्वाला बूढ़े आदमी के शरीर के भीतर एक पूरा चक्कर लगाती रही। उसके बाद ये नूह के शरीर में वापस आ गई। नूह को उपचार प्रक्रिया पूरी करने में बस कुछ ही मिनट लगे। अंत में उसने अपनी हथेली बूढ़े आदमी की छाती से हटा ली। उफ! बूढ़ा आदमी हिंसक रूप से कांप उठा और एक पल में उसने मुंह में काला खून उगल दिया और जोर से खांसने लगा। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक खांसता रहा, फिर सामान्य हो गया।
फिर उसने तुरंत अपना सिर उठाया और नूह को देखा जो शांति से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बूढ़े आदमी ने अपने शरीर की स्थिति की जांच की और उसे तुरंत पता चला कि पिछले 20 सालों से उसके शरीर को जहर देने वाला सारा जहर गायब हो गया था। उसके आंतरिक अंग जो पूरी तरह से अपनी महत्वपूर्ण निशानियां खो चुके थे, अब वास्तव में अत्यधिक सक्रिय बल के साथ पंप कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि सारा जहर निकल गया था, इसलिए बूढ़ा आदमी बेहद आराम और सहज महसूस कर रहा था, जैसे कि किसी ने पिछले 2 दशकों से उस पर भारी पड़ रहे विशाल पहाड़ को उठा दिया हो। मैं ठीक हो गया हूँ। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने इस पल का वास्तव में आनंद लिया। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने इतने सालों से महसूस नहीं किया था। 20 साल, दिन ब दिन, साल दर साल, वह लगातार दर्द से पीड़ित था। आम लोगों के लिए 20 साल तक इतना भयंकर दर्द सहना निश्चित रूप से उस व्यक्ति को पागल कर देगा। बूढ़ा आदमी पहले भी पागल हो गया था, लेकिन अंत में उसने जीवन और मृत्यु को देखा था। अब नूह ने जीने की अपनी आशा को फिर से पा लिया था। बूढ़ा आदमी उस सुखद पल में डूबा हुआ था और नूह ने उसे परेशान नहीं किया। उसने बूढ़े आदमी के शरीर में मौजूद सारा जहर अपने शरीर में सोख लिया था। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसने नूह की ओर देखा और कहा, युवक, तुमने वाकई मेरे शरीर में मौजूद सारा जहर अपने शरीर में सोख लिया है। ये वाकई खतरनाक है। फिर भी जहर ने तुम्हें प्रभावित नहीं किया। ये कैसे संभव है? तुम वास्तव में कौन हो? एक संरक्षक, नूह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बूढ़ा आदमी स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो सब कुछ समझ में आ गया। एक संरक्षक के अलावा दुनिया में कौन ऐसी जगह पर जाकर किसी अजनबी की मदद करेगा? संरक्षक, युवक, तुमने आज मेरी जान बचाई है। कई सालों में पहली बार बूढ़े आदमी ने नूह की ओर झुककर प्रणाम किया। तुम यहाँ क्या खोज रहे थे? इससे पहले कि बूढ़ा आदमी कृतज्ञता और उसे वापस चुकाने के तरीके के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर पाता, नूह ने उससे पूछा। 5 सिर वाला नाग। जैसे ही बूढ़े ने ये शब्द कहे, गया तुरंत पीछे मुड़ गया। वह आगे की ओर भागी। क्या तुम्हें मिल गया? खोह कहाँ है? बताओ। आह, बूढ़े ने आह भरी। उसके चेहरे पर भाव देखकर उसे पता चल गया कि वे भी 20 साल पहले की तरह 5 सिर वाले नाग की तलाश में आए हैं। एक नाग ने नाग को मार डाला और इसे छोड़कर सब कुछ खा लिया। गया का दिल धड़क उठा। बूढ़े ने अपनी कलाई हिलाई। उसके हाथ में कोयले जैसी भूरे रंग की पत्थर जैसी चीज दिखाई दी। नूह और गया ने उस चीज को ध्यान से देखा और अंदर से धड़कन महसूस की। दिल, नूह ने बड़बड़ाया। अचानक गया ने बूढ़े की गर्दन पकड़ी और उसे उठा लिया। नाग को किसने मारा? लड़की द्वारा उसकी गर्दन पकड़े जाने के बावजूद बूढ़ा शांत रहा। जैसे ही नूह गया को रोकने वाला था, बूढ़े आदमी ने फिर से अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में सोने की परत चढ़ा हुआ सांप के आकार का पेंडेंट दिखाई दिया। ऊपर से नीचे तक गया को लगा कि उसके शरीर में बिजली का झटका दौड़ रहा है। उसने तुरंत बूढ़े आदमी को जाने दिया और उसके हाथ से पेंडेंट ले लिया। नाग को मारने वाली नाग महिला ने इसे हृदय के साथ छोड़ दिया। गया को बूढ़े के मुंह से निकले शब्दों पर यकीन नहीं हुआ। वह पेंडेंट को पकड़े हुए काम रही थी। यह एक पारिवारिक विरासत की तरह लग रहा था। अगर मैं कभी बाहर निकलूंगा तो मैं इसे उसके परिजनों को लौटाना चाहता हूँ। रुको, कुछ हो रहा है। अप्रत्याशित रूप से नूह ने अपने आसपास ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। ऐसा लगा कि उनके आसपास का स्थान विकृत हो रहा था। ये वही एहसास था जो उसे तब हुआ था जब उसे अल्फा गाजियन के युद्धपोत में टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा। धमाका। पलक झपकते ही नूह की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी, जिससे तेज धमाकेदार आवाज आई। वह अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सका। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो गया गायब हो चुका था। एक पहाड़ी चट्टान पर नाचते हुए हरे भरे घास के मैदानों से भरा हुआ गया कहीं से प्रकट हुआ। डूबते सूरज ने अपनी सुनहरी किरणों से समुद्र को रंग दिया। गया ने इधर उधर देखा। उसे कुछ भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ है। जहां तक वह देख सकती थी, वहां घास के मैदान और शांत समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं था। जब वह इधर उधर देख रही थी तो उसे पीछे से हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवा में उसके आगे कुछ मीटर आगे एक अलौकिक आकृति धीरे धीरे बन रही थी। माँ! गया की आंखें नम हो गईं जब अलौकिक आकृति ने एक महिला का रूप ले लिया जो देखने में गया से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावशाली और राजसी थी। भले ही आकृति अलौकिक थी, लेकिन उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे कि वे किसी देवदूत के पंख हों। महिला लंबी थी। उसकी संपूर्ण संरचना उसकी गर्दन से पैर तक धातु की काली प्लेट के कवच से ढकी हुई थी। वह अपने चारों ओर एक भयानक योद्धा की तरह फैल रही थी। उसके जबड़े की संपूर्ण संरचना किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि भगवान ने खुद उसे व्यक्तिगत रूप से गढ़ा है। उसके अलौकिक रूप के बावजूद उसकी हरी आंखें चमक रही थीं, जो डूबते सूरज की सुनहरी किरणों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। बैग से गर्दन बाहर निकालते हुए वेदोरा ने महिला को उनसे कुछ मीटर दूर तैरते हुए देखा।
यहाँ तक कि अयाग भी अवाक रह गई और उसे लगा जैसे वह महिला की ओर झुकना चाहती है। उन्होंने पहले कभी ऐसी महिला नहीं देखी थी जो उनके सामने थी। अपने प्रभावशाली वाइब के अलावा वह ऐसी महिला थी जिसे देश की सबसे खूबसूरत महिला कहा जा सकता था। सुंदरता और शालीनता के मामले में लैला भी उस महिला के सामने फीकी पड़ गई। बेबी गर्ल, महिला के मुंह से निकले दो शब्द संगीत की तरह लग रहे थे। गया अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, माँ, गया की आवाज़ उसके दिल में भारी दर्द के साथ फूट पड़ी। उसके दिमाग में उसकी माँ की छवियां उसकी आंखों में घूम गईं। गले में गांठ के कारण वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई, गया की उम्र सिर्फ 3 साल थी। फिर भी उसे अपनी माँ के साथ खेलने, उसे पढ़ना सिखाने, उसे लड़ना सिखाने और लोगों पर शासन करने का तरीका सिखाने की स्पष्ट यादें थीं। उसे अपनी माँ को आखिरी बार देखे हुए 25 साल हो चुके थे। गया अपनी माँ की ओर भागना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था और उसे कभी जाने नहीं देना चाहता था। बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें रोने के बारे में क्या बताया था? गया ने अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। वह फूट फूट कर रो पड़ी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपनी आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक पाए। उसके दिल का दर्द आंसू में बदल गया। तुम गया की माँ हो? अयाग ने पूछा, जबकि गया फूट फूट कर रो रहा था। सवाल के बावजूद गया की महिला ने अयाग की तरफ देखा तक नहीं। वह सिर्फ एक आत्मा का टुकड़ा है जो पीछे रह गया है। वह हमें देख या सुन नहीं सकती। यह एक रिकॉर्डिंग है, कैन ने अयाग को समझाया। बच्ची, अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि फिशर परिवार का वह मूर्ख अभी भी जीवित है। मेरी गया की बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि जब तुम सुन रही हो तब तक इस संदेश का कितना हिस्सा बचा होगा। गया ने अपनी माँ के चेहरे पर कोमल मुस्कान को गायब होते देखा। चूंकि तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कि भविष्यवाणी पहले ही शुरू हो चुकी है। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्ची, गया ने बिना पलक झपकाए अपनी माँ की ओर देखा। तुम्हें डार्क लॉर्ड को ढूंढना होगा गया, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। गया अपनी माँ के शब्दों से स्तब्ध रह गई। स्काई हॉल के जासूस हर जगह हैं गया, तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा इससे पहले कि वे पहुंचें। वे वैसे नहीं है जैसा कि हर कोई सोचता है। माँ, क्या तुम जीवित हो? गया ने पूछा। कैन से जो कुछ भी उसने सुना था उसके बावजूद उसे अभी भी उम्मीद थी कि उसकी माँ जीवित होगी। जैसे कि उसने गया का सवाल सुना हो। गया की माँ ने आह भरी। पेड़ पर डार्क एल्फ को ढूंढो बच्ची, उसके पास तुम्हारे सवालों के जवाब होंगे और वह डार्क लॉर्ड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। बैककोट उसकी माँ का अलौकिक रूप टिमटिमाने लगा, क्योंकि उसकी आवाज़ कुछ सेकंड के लिए विकृत हो गई थी। तुम उसे पा सकते हो। अकिलन क्षेत्र हो, स्काई हॉल। पेड़, उसकी आवाज़ और भी विकृत होती गई क्योंकि उसका आकार टिमटिमाता रहा। डार्क लॉर्ड, केवल वही इस दुनिया को बचा सकता है। उसे खोजो। जब भी गया की माँ डार्क लॉर्ड शब्द बोलती तो कैन को उसकी आंखों में मूर्ति पूजा की झलक दिखाई देती। ऐसा लगता था कि वह डार्क लॉर्ड की पूजा कर रही थी। उसने गया की माँ के कवच में घोस्ट के काले रंग की पसंद की स्पष्ट समानता भी देखी। सेलेसी, दूर रहो। स्काई हॉल संरक्षक, तुम्हारा पिता। कठपुतली, गया को उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं समझ में आया। हालांकि उसे अपनी माँ को सेलेसी के बारे में बात करते हुए सुनकर अपनी रीढ़ में बिजली का एक बोल्ट दौड़ता हुआ महसूस हुआ। गया ये देखकर दंग रह गया कि उसकी माँ वास्तव में सेलेसी के बारे में जानती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ की मृत्यु के बाद सेलेसी से विवाह किया था। उसे सेलेसी के बारे में नहीं जानना चाहिए था, फिर भी उसे जानाली की माँ के बारे में पता था। माँ, मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। फिर से अपनी माँ के अलौकिक रूप को टिमटिमाते और अपनी चमक खोते हुए देखकर गया ने जल्दी से खुद को संभाला और उसकी ओर दौड़ पड़ी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बच्ची। जैसे ही गया की माँ के मुंह से ये शब्द निकले, उसकी अलौकिक आकृति हवा में गायब हो गई। गया की उंगली ने चमक को छुआ, इससे पहले कि वह पूरी तरह से फीकी पड़ जाए, फिर भी वह कुछ भी रोक नहीं पाए। गया वहीं रुकी रही जहां कुछ सेकंड पहले उसकी माँ थी। उसने जमीन से पेंडेंट उठाया और उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। कुछ पलों के बाद उसकी आंखों से बहते आंसू आखिरकार बंद हो गए। गया ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे। वह दूर क्षितिज में डूबते सूरज को देखती रही। दूसरों के लिए यह सूर्यास्त था, उसके लिए यह एक नए सूर्योदय जैसा लग रहा था। दर्द और दुख खुशी में बदल गया, क्योंकि उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी माँ अभी भी जीवित हो सकती है। जहाँ तक उसे याद है, उसकी माँ 25 साल पहले मर गई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उसकी माँ 20 साल पहले अग्निलोक में थी। अगर वह मर गई होती तो वह फिशर परिवार के बूढ़े आदमी से नहीं मिलती। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था सिवाय इस संभावना के कि उसकी माँ अभी भी जीवित हो सकती है और उसने किसी कारण से अपनी मौत का नाटक किया हो। अन्यथा वह सेलेसी के बारे में नहीं जानती। जब उसने अपनी माँ द्वारा कही गई हर बात के बारे में सोचा तो उसके पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। उनमें से एक सवाल ये था कि आखिर उसकी माँ को घोस्ट द डार्क लॉर्ड के बारे में कैसे पता चला।
चलो चलें। अयाग ने अपने पंख फड़फड़ाए और बैग से हवा में ऊपर उठे। अपने छोटे पंखों को कुछ और बार फड़फड़ाने के बाद वे सफलतापूर्वक गया के कंधों पर उतर गए। मुझे लगा कि अग्नि क्षेत्र की हमारी यात्रा पूरी तरह से विफल रही, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं गलत था। सबा ने धीरे से गया के चेहरे पर अपना सिर रगड़ा। अयाग ने भी अपने चेहरे से आंसू पोंछने से पहले अपना सिर गया के चेहरे की ओर घुमाया। वेदोरा के तीनों सिर गया से गले मिले और कुछ पल मौन में बिताए। उनके प्यार ने गया को गर्मजोशी और बहुत जरूरी निडरता दी। हम कहाँ हैं? अयाग ने अपना सिर अभी भी गया के गाल पर टिकाते हुए पूछा। मुझे बस इतना पता है कि हम निश्चित रूप से अग्नि क्षेत्र से बाहर हैं, कैन ने आह भरी। वह लंबे समय के बाद सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह घर वापस जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। बहुत बढ़िया, हम आखिरकार घर जा सकते हैं। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान उभरी और उसकी आंखों में एक अटूट रिमोट था। मैं घर वापस आ रही हूँ यार। इस बार हम साथ मिलकर मेरी माँ को ढूंढने जा रहे हैं। जब गया ओज़ो महाद्वीप की सीमा पर फंसा हुआ था, तब माइकल बैरन टोटोंग के सिंहासन पर बैठकर रात की शांति और सुकून का आनंद ले रहा था। उसने शुरू में समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए क्रिप्ट में वापस टेलीपोर्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन अज़ाज़ेल ने उसे बताया कि ब्रेडिया के राजा ने उसे कुछ दस्तावेज और वादा किए गए धन को पहुंचाने के लिए एक दूत भेजा था। माइकल को ब्रैडफोर्ड लौटना पड़ा और धन का प्रबंधन करना पड़ा। सौभाग्य से एल्डरसैंड्रा, जो संप्रदाय के वित्तीय पक्ष के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी, राज्य के वित्तीय पक्ष का प्रबंधन करने के लिए भी सहमत हो गई। इसलिए उसे राहत महसूस हुई क्योंकि वह वास्तव में वित्त में अच्छी थी। अगर एल्डरसैंड्रा धरती पर पैदा होती तो वह अपनी फर्म के माध्यम से धन का प्रबंधन करके लाखों या अरबों कमा सकती थी। सिंहासन कक्ष ने उसे इस दुनिया में आने के बाद से अब तक की अपनी सबसे बड़ी गलती की याद दिला दी। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया था। हालांकि इसे भविष्य में खुद के लिए एक कमजोरी या संभावित खतरे के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन उसने एक अवसर देखा। उसका वह पागल व्यक्तित्व वास्तव में पागल था। हालांकि वह उस अवस्था में बेहद शक्तिशाली भी महसूस करता था। अगर वह किसी तरह उस अवस्था में खुद को नियंत्रित कर पाता तो वह इस दुनिया पर राज करने के एक कदम और करीब होता। जब वह उस अवस्था में खुद को नियंत्रित करने के तरीके के बारे में सोच रहा था तो सिंहासन कक्ष में कहीं से प्रकाश की एक सुनहरी गेंद प्रकट हुई। वह दंग रह गया क्योंकि प्रकाश की सुनहरी गेंद उस पर टूट पड़ी। जब प्रकाश की सुनहरी गेंद उसके सामने कुछ मीटर की दूरी पर रुकी तो वह सिंहासन से लगभग गिर ही गया। फिर प्रकाश की सुनहरी गेंद धीरे धीरे खुली और उसमें चांदी की परत चढ़ा एक लिफाफा दिखाई दिया। लिफाफा झूमर की रोशनी में चमक रहा था। ये धीरे धीरे माइकल की ओर बढ़ रहा था। लिफाफे को देखते हुए माइकल ने भौहें सिकोड़ लीं। सिस्टम को पत्र को स्कैन करने का आदेश देने के बाद माइकल ने अपने सामने तैरते हुए पत्र को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पत्र पर सुंदर सुलेख के साथ सोने में भूत नाम लिखा हुआ था। जब उसने लिफाफे को छुआ तो वह अपने आप खुल गया और अंदर का पत्र दिखाई दिया। प्रिय श्री घोस्ट, हमारे बुजुर्गों की मेज पर आपकी कीमियागिरी की प्रतिभा देखी गई है और हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको मेजरोंथ अकेडमी ऑफ द आर्केन में स्वीकार कर लिया गया है। इस पत्र के आप तक पहुंचने के 2 सप्ताह बाद से सत्र शुरू हो जाएगा। हम 31 से पहले आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप मेजरोंथ में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो आपकी वर्दी, किताबें और अन्य उपकरण आपको हमारे अकादमी के मैदान में पहुंचने पर दिए जाएंगे। यदि आप निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो कृपया नीचे दाएं कोने पर अपना नाम लिखें। आपको अकिलन दायरे में टेलीपोर्ट किया जाएगा। जब आप अकिलन दायरे में पहुंचेंगे तो हमारे ग्राउंड्सकीपर गिलरिन आपको प्राप्त करेंगे और आपको मेजरोंथ अकेडमी ऑफ द आर्केन में ले जाएंगे। आपका सादर, कायला मार्टिन, उप प्रधानाध्यापिका। ये वास्तव में क्या है? पत्र पढ़ने के बाद घोस्ट के दिमाग में ये पहला सवाल आया। तहखाना हमेशा की तरह अंधेरा और उदास था। गिब्सन को यह भी नहीं पता था कि समय क्या हो गया है, क्योंकि तहखाना का दरवाज़ा बंद करने के बाद उनके पास बाहर देखने का कोई रास्ता नहीं था। गिब्सन ने पूरी तरह से नशे में धुत होकर फर्श पर सो रहे क्रू को देखकर एक लंबी गहरी सांस ली। शराब ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसने उन्हें पागल होने से बचाया। गिब्सन ने अपनी नज़र तहखाना के अंधेरे कोने की ओर घुमाई और देखा कि मैक्सिन शॉटी को अपने बाइसेप्स को प्रशिक्षित करने के लिए डंबल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसने शॉटी को उसकी बेल्ट से पकड़ रखा था और उसे ऊपर नीचे उठा रही थी। छोटा लड़का अजीब स्थिति में लग रहा था क्योंकि वह गिब्सन को देखने से बच रहा था। गिब्सन को अपनी ओर आते हुए देखकर मैक्सिन ने शॉटी को छोड़ दिया। शॉटी गिब्सन से जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। लेडी मैक्सिन, क्या आपने लॉर्ड लूसीफर से बात की? गिब्सन ने चिंतित स्वर में पूछा। गार्डियन द्वारा साइलेंट रीपर को नष्ट करने के बाद उन्हें तहखाना में टेलीपोर्ट किए हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। गिब्सन ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि साइलेंट रीपर को शून्य रेखा के अंदर कोई और काटेगा। लॉर्ड लूसीफर सुबह यहाँ आएंगे, मैक्सिन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा।
वह इतने लंबे समय के बाद लॉर्ड लूसीफर को देखने के लिए उत्साहित थी। वह उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। वह पूरी तरह से इस उद्देश्य के लिए समर्पित थी। अगर लॉर्ड लूसीफर उससे उसकी जिंदगी मांगता तो वह पलक झपकते ही उसे दे देती। अरे कल लेडी मैक्सिन, मैं उन्हें इतना नशे में धुत होने से बचा लेता। उसने समुद्री लुटेरों की ओर देखा जो खर्राटे ले रहे थे और फर्श पर लौट रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम उन्हें नशे में धुत होने से रोक सकते हैं? यही एकमात्र चीज़ है जो उन्हें एक दूसरे को मारने से रोक रही है। मैक्सिन ने हंसते हुए कहा। तुम सही हो। गिब्सन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया क्योंकि वह मैक्सिन के पीछे पीछे क्रिप्ट के उत्तरी छोर पर नए सिंहासन पर गया। लूसीफर के सभी सिंहासनों की तरह क्रिप्ट पर स्थित सिंहासन भी डार्क फॉरेस्ट के सिंहासन जैसा ही लग रहा था। लेडी मैक्सिन, क्या आपने लेडी सैडी और टिबेरियस से कुछ सुना है? गिब्सन ने पूछा। मैक्सिन ने सिंहासन से धूल साफ करने से पहले अपनी कमर से लटके सफ़ेद तौलिए को पकड़ा। फिर उसने उसी तौलिए से अपने चेहरे पर पसीने की बूंदें पोंछीं। गिब्सन को लूसीफर के प्रति उसकी श्रद्धा की आदत हो गई थी। पहले तो ये डरावना था, लेकिन अब यह उससे पहले जितना डराता नहीं था। सैडी अभी भी उन लड़कियों के साथ है और उन्हें शांत करने में मदद कर रही है। मैंने उन दोनों से कहा कि लॉर्ड लूसीफर के आने से पहले वे यहाँ आ जाएं। लॉर्ड लूसीफर ने हम सभी को यहाँ इकट्ठा होने का आदेश दिया। गिब्सन ने गहरी सांस ली। वह बता सकता था कि उनकी छुट्टियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं। साथ ही उसे लग रहा था कि असली काम कल सुबह शुरू होगा। इस बीच ब्रैडफोर्ड में माइकल मेजरोथ अकेडमी ऑफ द आर्केन के स्वीकृति पत्र को पकड़े हुए था। वह पत्र की सामग्री को पढ़ते हुए अपनी उंगलियों को चटका रहा था। ये कौन सी जगह है? मैंने पहले कभी इसका नाम क्यों नहीं सुना? उसने खुद से बात की। हालांकि उसने पहले कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन पत्र की गुणवत्ता और सोने की परत को देखकर उसे लगा कि यह जगह न केवल शक्तिशाली है बल्कि धनी भी है। महाराज, जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, रिकी सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। क्या है रिकी? माइकल ने रिकी को शांत करने के लिए एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। जब से रिकी ने बैरन और उसके सैनिकों के साथ जो कुछ हुआ उसे देखा, तब से वह कांप रहा था। माइकल को खुद बैरन और उसके आदमियों को मारने का पछतावा था। जेन एक बिगड़ेल बच्ची थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बैरन मरने के लायक था। वह अपनी बेटी को खोने के दर्द में एक पिता था। बेशक, चूंकि बैरन ने बिना किसी अच्छे कारण के उस पर हमला करने की हिम्मत की, इसलिए माइकल ने अपने सैनिकों और बैरन को बुरी तरह पीटा होगा, लेकिन उसने बैरन को कभी नहीं मारा होगा। चूंकि अतीत में हस्तक्षेप करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए माइकल ने कभी भी अपने कार्यों पर पछतावा करने में अपना समय नहीं बिताया। इसके बजाय वह तीसरे व्यक्ति की समस्या को हल करने के बारे में सोच रहा था। वह खुद उस व्यक्तित्व से नफरत करता था क्योंकि वह सब कुछ था जिससे वह नफरत करता था। हत्या करना कभी उसकी पहली योजना नहीं थी। इसके बजाय वह सहयोगी बनाना और छाया में मजबूत होना पसंद करता था। अभिभावकों और उनकी भविष्यवाणी के कारण उन्होंने उसे डार्क लॉर्ड बनने के रास्ते पर धकेल दिया। यहाँ तक कि लूसीफर व्यक्तित्व भी उसने छाया में अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने और किसी और को गिरने देने के लिए बनाया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने जो बनाया है वह कुछ ऐसा है जो 3000 साल पहले भविष्यवाणी में बताया गया था। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन नामक कोई यहाँ है, रिकी ने नाम बताते हुए अपना सिर खुजलाया। उसे अंदर आने दो। रिकी घोस्ट के चेहरे पर अचानक आई मुस्कान को देखकर हैरान था। ऐसा लग रहा था कि नाम सुनकर उसे राहत मिली होगी। वह योगिनी बहुत बढ़िया समय में आई है, उसने खुद से सोचा। महाराज, संप्रदाय की नेता क्लेयर भी आपसे मिलने आए हैं। उन दोनों को अंदर भेजो। माइकल क्लेयर को यहाँ देखकर हैरान था। उसने सोचा कि वह कम से कम 1 या 2 महीने के लिए उससे दूर रहेगी। रिकी के हॉल से चले जाने के बाद माइकल अपने सिंहासन पर वापस झुक गया और शासक होने का एहसास महसूस कर रहा था। उसने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन जो एहसास उसे हो रहा था वह किसी नशे जैसा लग रहा था। कुछ मिनट बाद लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने सादे दिखने वाले भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने अपने चेहरे को ढकने वाले लबादे को हटाया और ट्रेडमार्क नुकीले कान दिखाए। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने क्लेयर के प्रवेश के लिए दरवाज़ा खुला रखा। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन को एक छोटा सा इशारा देते हुए क्लेयर माइकल द्वारा हॉल में रखी गई काली कुशन सीटों की ओर चली गई। ये देखते हुए कि माइकल गार्जियन और पवित्र रक्षकों से निपट रहा था, उसे सिंहासन कक्ष को वास्तव में सजाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। अगर वह यहाँ होती तो सजाने का काम उसका होता। चूंकि ऐसा नहीं था, इसलिए उसने रईसों और उससे मिलने आने वाले लोगों के लिए सीटों के रूप में कुछ काले कुशन वाले सोफे रखे और बैनर के रूप में एक सादा काला कपड़ा लगाया। माइकल को सिंहासन पर बैठा देखकर लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कृपया बैठ जाएं लॉर्ड इन्फॉर्मेशन। संप्रदाय नेता क्लेयर, आप भी बैठ जाएं। आप दोनों मिले हैं? माइकल ने पूछा। हाँ, हम मिले हैं।
ऐसे उभरते सितारे से मिलना सम्मान की बात थी। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने क्लेयर की प्रशंसा की, क्योंकि उसने बिना कुछ कहे उसे टाल दिया और कहा कि घोस्ट के सामने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ न करें। सनराइज संप्रदाय के उत्थान का मुख्य कारण कोई और नहीं बल्कि घोस्ट था, न कि वह या उसके बड़े बुजुर्ग। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं था। हालांकि माइकल संप्रदाय के लिए बहुत ज़रूरी सोना और सहयोगी लेकर आया था, लेकिन क्लेयर ही संप्रदाय को सफलता के मार्ग पर ले जा रही थी। आखिरकार माइकल ने संप्रदाय के काम में शायद ही कोई दखल दिया हो। अपने आप को बहुत कम मत समझो संप्रदाय नेता क्लेयर, तुम्हारा बेदाग नेतृत्व एलोन के बड़े नामों के बीच किसी की नज़र से नहीं छूटा। क्या ऐसा है? क्लेयर ने एक सौम्य मुस्कान दी। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने फिर माइकल की ओर अपनी नज़र घुमाई। इसे देखो और मुझे जो कुछ भी मैं जानना चाहता हूँ उसे बताने के लिए अपनी कीमत बताओ। माइकल ने अपने हाथ में लिए पत्र को लॉर्ड इन्फॉर्मेशन की ओर भेजा। क्लेयर ने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन के चेहरे पर आए बदलाव को शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन माइकल ने उनकी आंखों में आश्चर्य देखा। ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने बिना देखे ही अनुमान लगा लिया था कि पत्र किस बारे में है। अपने चेहरे से आश्चर्य छिपाते हुए लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने पत्र को पकड़ लिया। सिर्फ सुनहरे रंग की परत और कागज़ की गुणवत्ता को देखकर ही क्लेयर को पता चल गया कि यह पत्र किसी प्रतिष्ठित संगठन से आया है। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने धैर्यपूर्वक पत्र के अंदर की सामग्री को पढ़ा। इससे पहले कि हम मेजरोथ के बारे में बात करें, किंग घोस्ट, क्या आपने स्काई हॉल के बारे में सुना है? स्काई हॉल नाम का जिक्र होते ही क्लेयर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। स्काई हॉल पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। यहाँ तक कि गार्जियन या किसी भी महान कबीले की तुलना स्काई हॉल से शक्ति के मामले में नहीं की जा सकती। थोड़ा सा मैंने सुना है कि गार्जियन नूह की बड़ी बहन स्काई हॉल की पवित्र युवती है। हाँ, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने सिर हिलाया। ये दुनिया मूल रूप से महान कबीलों द्वारा शासित और शासित है। वे दुनिया में सबसे प्रभावशाली अस्तित्व हैं। स्काई हॉल चाहे तो कुछ ही दिनों में एक नहीं बल्कि सभी महान कबीलों को नष्ट कर सकता है। वे इतने शक्तिशाली हैं। ईमानदारी से कहूँ तो माइकल दंग रह गया। वह सोच रहा था कि ग्रेट क्लैंस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं और स्काई हॉल सिर्फ गार्जियन की तरह एक और अस्तित्व है, लेकिन उसे कभी ग्रेट क्लैंस नहीं माना गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह गलत था। मैंने स्काई हॉल के किसी भी सदस्य या उनके ठिकानों को क्यों नहीं देखा? माइकल ने पूछा, जबकि लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने सिर्फ मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्काई हॉल का किसी भी महाद्वीप में कोई ठिकाना नहीं है, बल्कि उनके पास अपने स्वयं के क्षेत्र हैं। यह अकिलिन क्षेत्र उनमें से एक है। माइकल अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। अगर वे अपने स्वयं के क्षेत्र बना सकते हैं तो उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि वे इस दुनिया के अंतिम मालिक हैं, न कि ग्रेट क्लैंस। मेजेरोथ स्काई हॉल की सहायक कंपनी है, जो कि माजेरोथ को दुनिया की सबसे शक्तिशाली अकादमी बनाता है, न कि पश्चिमी महाद्वीप में वो गर्त। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। ये पत्र माजेरोथ में जाने का एकमात्र तरीका है। वे केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं और उन्होंने आपको चुना है। जहां तक मुझे पता है किसी ने भी इसे अस्वीकार नहीं किया है, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। क्या आप अपवाद होने जा रहे हैं, राजा भूत? माइकल उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए कोई समय या आवश्यकता नहीं थी। वह आखिरकार एक स्कूली बच्चा नहीं था। हालांकि स्काई हॉल के बारे में सुनने के बाद माइकल ने अपना विचार बदल दिया। अभिभावकों और महान कुलों को हराने का सबसे अच्छा तरीका किसी और शक्तिशाली व्यक्ति के साथ गठबंधन करना था। अब तक उसे ऐसा कोई अस्तित्व नहीं मिला जो महान कुलों के साथ आमने सामने हो सके। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन, संप्रदाय नेता क्लेयर, मैं वापस स्कूल जा रहा हूँ। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन, चूंकि ये दूसरा क्षेत्र है इसलिए समय के अंतर के बारे में क्या? माइकल ने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से पूछा। क्लेयर चिंतित लग रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि घोस्ट शायद उन्हें लंबे समय के लिए छोड़कर जा रहा है। आपकी पढ़ाई अकिलिन क्षेत्र में 18 महीने तक चलेगी। वहाँ समय 3 गुना तेजी से बहता है, इसलिए 18 महीने यहाँ 6 महीने होंगे। वाह, आप वाकई अपने नाम के अनुरूप जीते हैं, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन, माइकल ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मेजरोथ गया था, उसने पूछा। चूंकि माइकल को मेजरोथ और स्काई हॉल के बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने दिमाग में आने वाले हर सवाल को पूछा। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन शायद उन मुट्ठी भर लोगों में से एक है जो मेजरोथ और स्काई हॉल के बारे में इतनी जानकारी जानते हैं। क्लेयर मेजरोथ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्लेयर को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मेजरोथ के अस्तित्व के बारे में मुट्ठी भर लोग ही जानते थे। वास्तव में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। मैं आपको 2 नाम बताता हूँ जिन्हें आप पहले से जानते हैं, पिल्किंग गैब्रियल और एंजल वीना की धारक लेडी लैला एल्डेन। दोनों ने मेजरोथ में पढ़ाई की है। तो आप पढ़ाई के बाद वहाँ नहीं रह सकते? माइकल ने पूछा। जहाँ तक मुझे पता है आप रह सकते हैं।
उनमें से कुछ अकेलान में रहना पसंद करते हैं जबकि कुछ यहाँ वापस लौट आते हैं। जब आप यहाँ राजा या रानी हो सकते हैं तो वहाँ रहकर सिर्फ एक लड़का या लड़की क्यों बने? माइकल समझ सकता था, अकेलान क्षेत्र में लैला और गैब्रियल दोनों ही एक और विलक्षण प्रतिभा होते, लेकिन नेलोन में वे भगवान जैसे व्यक्ति थे। हर राजा और कुलीन उनका सम्मान करता है और उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आता है। लैला के विपरीत, जिसने गरीब मछुआरों से भरे एकांत द्वीप पर रहना चुना, गैब्रियल अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा था। अब भुगतान और अन्य चीज़ों में जाने से पहले मैं यहाँ आपके द्वारा मेरे मुवक्किल को दिए जाने वाले एहसान को वापस मांगने आया हूँ। बेशक आप हैं, तुम्हें क्या चाहिए? माइकल को क्लेयर के यहाँ होने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह उसे यह बताने की योजना बना रहा था कि एलेक्स ने ही उसके सिर पर इनाम रखा था। उसका दुश्मन संप्रदाय का दुश्मन था। क्लेयर को पता होना चाहिए था कि उनके दुश्मन उनके अस्तित्व को खत्म करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। एक नेता के रूप में उसे और अधिक कठोर और निर्दयी होने की आवश्यकता थी। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ये देखकर मुस्कुराया कि माइकल अपने वचन से पीछे नहीं हटा। उसे अपने जैसे ग्राहक को खोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने आगे कहा, 1 घंटे में राजा ब्रेडिया के आदमी आपको उनके खजाने तक ले जाने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, जैसा कि राजा ब्रेडिया ने वादा किया था। मेरे मुवक्किल के पास उस खजाने में कुछ है जिसे वापस लाने की ज़रूरत है। बस इतना ही। माइकल हैरान था, साथ ही उसे लग रहा था कि जो भी चीज़ है वह वाकई बहुत महत्वपूर्ण होगी। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि यह क्या है। यही वह चीज़ है जो आपको खजाने से लेनी है। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में एक लुढ़का हुआ चर्मपत्र दिखाई दिया। फिर उसने चर्मपत्र को माइकल की ओर उड़ा दिया। चर्मपत्र प्राप्त करने के बाद माइकल ने चर्मपत्र को खोला और चर्मपत्र पर बने एक कांच के क्यूब के अंदर एक सादा दिखने वाला काला गोला देखा। तुम मुझे बताओगे कि यह क्या है? क्षमा करें राजा भूत, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इस वस्तु को कहाँ पहुँचाऊँ? लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने अपनी कलाई को फिर से हिलाया, क्योंकि उसके हाथ में एक सुनहरी अंगूठी दिखाई दी। इस वस्तु को इस स्पेस रिंग के अंदर रख दो और यह सीधे क्लाइंट तक पहुंचा दी जाएगी। जैसे ही अंगूठी उसके करीब पहुंची, माइकल ने अंगूठी की सतह पर सुनहरे रंग के रनस को चमकते हुए देखा। अंगूठी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में दिखाई गई अंगूठी जैसी थी। पृथ्वी पर अपने जीवन के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि जीवन दबाव है और इस दुनिया में उसे हवा की तरह हवा मिलेगी, लेकिन सिस्टम के साथ भी यहाँ उसका जीवन उसके पिछले जीवन से कई गुना कठिन था। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन द्वारा दी गई जानकारी के लिए 50,000 सोने के सिक्के लेकर जागीर छोड़ने के बाद क्लेयर माइकल के साथ अकेली रह गई। भूत यहाँ आओ, क्लेयर ने अपनी कोमल आवाज़ में उसे पुकारा। वह इतनी चिंतित दिख रही थी कि वह उसकी आंखों में आंसू बनते देख सकता था। उसकी आंखों में देखते हुए वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि वह किस बारे में बात करने जा रही थी और वह क्यों चिंतित थी। फिर भी माइकल ने एक लंबी सांस ली और उसकी ओर बढ़ा। बैठो, क्लेयर ने अपने बगल में सोफे पर थपथपाया। जिस क्षण माइकल ने अपना बद सोफे पर रखा, उसने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसका हाथ दबाया। उस दिन तुम्हें क्या हुआ था भूत? तुम्हें कुछ हो रहा है और मैं तुम्हारी आंखों में चिंता देख सकता हूँ। तुम इसे दूसरों से छिपा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। माइकल ने उसकी बातें सुनकर अंदर से आह भरी। उसकी आंखों में शुद्ध देखभाल और चिंता के अलावा कुछ नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे लिए छोटे भाई की तरह हो। तुम मेरे लिए परिवार हो। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए नर्क और स्वर्ग दोनों जगह जा सकता हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं क्या हूँ क्लेयर, माइकल ने मन ही मन सोचा। एक व्यक्ति की मदद करने से पूरी दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह एक व्यक्ति की दुनिया बदल सकती है। तुमने उस समय जो किया उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलूंगा, वह आगे कहती हुई उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसे ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। मुझे एक बार तुम्हारी मदद करने दो। दादाजी को पता होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक कोमल मुस्कान के साथ माइकल ने क्लेयर के कोमल चेहरे को सहलाया। उसने आंसू पोंछे। क्लेयर, मैं ठीक हो जाऊंगा, यह मेरा तुमसे वादा है। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, इसलिए तुम मुझे नहीं बता रही हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्लेयर बेवकूफ़ नहीं थी। उसने अचानक अंधेरे को देखा जिसने प्रकाश को दूर भगा दिया जब उसने बैरन के आदमियों को मारना शुरू किया। हालांकि वह बेहोश हो गई, उसने उनकी चीखें सुनी। चाहे तुम कुछ भी हो और तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा भूत। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे साथ खड़ा होने और तुम्हारा समर्थन करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्लेयर मर चुकी है। माइकल ने आह भरी। वह लूसीफर के साथ खड़ी होने वाली ऐसी व्यक्ति नहीं थी। उसकी आंखों को देखकर वह बता सकता था कि वह तब भी उसके साथ रहेगी, भले ही वह उसे बताए कि वह लूसीफर है। हालांकि वह नहीं चाहता था कि वह या संप्रदाय गार्जियन के दल में हो।
अगर एक दिन गार्जियन को पता चला कि घोस्ट लूसीफर है तो वह संप्रदाय और क्लेयर को गार्जियन के क्रोध से बचाना चाहता था। उसके शब्दों ने उसके दिल को गर्म कर दिया। क्लेयर उसके माथे को छूते ही उसके करीब झुक गई। क्लेयर, मुझे कुछ नहीं होगा। हम एक परिवार के रूप में अपना अमर जीवन जिएंगे क्योंकि अब तुम मेरी बड़ी बहन हो। माइकल ने उसे मुस्कुराने के लिए हंसाया। जब से वह इस दुनिया में आया है उसने बहुत सी चीज़ें की हैं और बैरन और उसके आदमियों को मारने के अलावा किसी चीज़ का पछतावा नहीं किया है। यही उसका एकमात्र पछतावा था और वह उसके अंदर के तीसरे व्यक्तित्व के कारण था। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने खुद से वादा किया कि वह अपने सभी प्रियजनों को खतरे में डालने से पहले खुद को ठीक कर लेगा। भले ही एक दिन ऐसा आए जब गार्जियन को पता चले कि घोस्ट लूसीफर है, वह उन्हें संप्रदाय को छूने नहीं देगा। अकिलन क्षेत्र की उसकी यात्रा ये सुनिश्चित करेगी। ज्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। माइकल ने धीरे से उसके सिर पर मुक्का मारा। इस बीच एक विशाल कमरे में जहां सैकड़ों किताबें पड़ी हुई थीं, एक बड़ी ओक की मेज पर एक सफ़ेद गोला चमक रहा था। मोमबत्ती की छड़ पर जली हुई मोमबत्तियां उस गोले को रोशन कर रही थीं, जिससे एक दूसरे के करीब बैठी दो आकृतियां दिखाई दे रही थीं। एक छोटा सा ड्रैगन जो एक मोर के आकार का था, जिसके पास शुद्ध मोती के तराजू थे, बिना पलक झपकाए उस गोले को घूर रहा था। उस छोटे से ड्रैगन के नीचे 60 साल का एक बूढ़ा आदमी ओक की मेज के सामने कुर्सी पर आराम से बैठा था, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसके पीछे की खिड़कियों से आसमान में तैरते विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे थे। आधे चांद के चश्मे के पीछे उसकी आंखों में एक साथ खुशी और गम की झलक दिख रही थी। डीन, तुम बड़े हो गए हो और तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखते हो, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। गोले में मौजूद आकृतियां कोई और नहीं बल्कि माइकल और क्लेयर थे। बूढ़ा आदमी उन्हें गोले से देख रहा था। हमने जो कुछ भी किया उसके बाद भी वह इस दुनिया में आया। लगता है कि तुम गलत हो एंड्रियास। हम अपरिहार्य को टाल नहीं सकते। इस दुनिया के भविष्य के बारे में अपने ज्ञान के बावजूद उसकी आवाज़ बेहद शांत लग रही थी। उसकी शक्तियां दिखने लगी हैं, है ना? ड्रैगन ने अपने होंठ हिलाए और उसके मुंह से एक लड़की की मधुर आवाज़ निकली। दुर्भाग्य से, हाँ, हमने 21 साल पहले जो किया उसने उसे और भी मजबूत बना दिया है। मुझे संदेह है कि कुछ सालों बाद गार्जियन उसे रोक पाएंगे। मास्टर, अगर वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने जा रहा है, आप उसे बहुत देर होने से पहले क्यों नहीं रोक सकते? ड्रैगन ने पूछा। बूढ़ा आदमी केवल आह भर सकता था। जब एंड्रियास ने मुझे निषिद्ध मंत्र करने के लिए कहा तो मैंने उससे कहा, हम बच्चे को डार्क लॉर्ड बनने की राह पर धकेल रहे हैं। अगर स्काईहॉल ने मेरी बात सुनी होती तो डीन अपने परिवार की देखभाल और प्यार के तहत एक सामान्य बच्चा बन सकता था। अगर देवता चाहते थे कि डीन डार्क लॉर्ड बन जाए और अपने ही भाई से लड़े, तो कोई भी लड़ाई को होने से नहीं रोक सकता। उसके जीवन में कोई भी हस्तक्षेप सभी के लिए स्थिति को बदतर बना देगा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और बाहर तैरते पहाड़ों के राजसी दृश्य को देखने के लिए पीछे मुड़ा। क्या वह यहाँ आ रहा है, मास्टर? वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके तैरते पहाड़ों को घूरता रहा। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उसने अपना मुंह खोला। हाँ, जिस क्षण वह अकिलन पहुंचेगा, वह डार्क लॉर्ड बनने के मार्ग पर कदम रखेगा। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 386। माय लॉर्ड। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से अपनी मुलाकात के बाद माइकल डार्क फॉरेस्ट में अपने ठिकाने पर वापस आ गया। जैसे ही वह अंधेरे गलियारों में दिखाई दिया, अजाजल ने झुककर उसका स्वागत किया। आर्या कहाँ है? माइकल ने पूछा। अपने भाइयों के साथ अपने कमरे में, माय लॉर्ड, अजाजल ने उत्तर दिया जब माइकल आर्या के कमरे की ओर चलने लगा। अब समय आ गया था कि वह उसके भाइयों को ठीक करे और उसकी अमर वफादारी प्राप्त करे। अकिलन क्षेत्र की यात्रा करने से पहले उसे सभी ढीले सिरों को बांधना था। उन ढीले सिरों में से एक आर्या के भाई थे। उन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए सिस्टम को 150,000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता थी। अब वह अंक वहन कर सकता था। उसके पास पहले से ही दोनों भाइयों के लिए एक योजना थी। वह आर्या के कमरे के जितना करीब गया उतना ही उसे कमरे के अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। जाहिर है, आर्या हमेशा की तरह अपने भाइयों को देखकर रो रही थी। अजाजल को उसके व्यवहार की आदत हो गई थी। आमतौर पर वह रईसों, राजाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाती थी और स्पाई कैम्प को ऐसी जगहों पर लगाती थी जैसे लूसीफर की नज़रों को फैलाने के लिए एडवेंचरर गिल्ड, कुलीन घर और सेना की बैरक। जब वह ठिकाने पर लौटती तो वह अपने कमरे में जाती, दरवाजे बंद करती और रोना शुरू कर देती। यही उसका शेड्यूल था। चाहे कितनी भी बार अजाजिल ने उसे रोने से मना किया हो और लॉर्ड लूसीफर पर भरोसा करने के लिए कहा हो, वह रोना बंद नहीं करती थी। वह हमेशा ऐसे ही रोती है। अंधेरे दरवाजे के सामने खड़े होकर माइकल ने अजाजिल से पूछा। उसकी रोने की आवाज़ गायब हो गई क्योंकि उसने शायद लूसीफर के कदमों की आवाज़ सुनी थी। हाँ मेरे प्रभु। माइकल ने अजाजिल की ओर सिर हिलाया जबकि दानव बटलर ने अपनी कलाई को हिलाया क्योंकि दरवाज़ा चरमरा कर खुला और आर्या को उसके भाइयों के बगल में खड़ा देखा। उसके भाइयों के मुंह और सीने के जरिए नीली नलियां अंदर बाहर हो रही थीं।
उनके शरीर से निशान लगभग गायब हो गए थे, फिर भी वे किसी हालत में नहीं थे। यह एक चमत्कार था कि वे बच गए। सिस्टम के स्कैन और उसकी समझ के अनुसार उन्होंने अपने शरीर में किसी तरह का पोषण या पदार्थ डाला था जो अग्न्याशय और यकृत जैसे अंगों को खोने के बाद भी उन्हें जीवित रखता था। मेरे भगवान! जब माइकल कमरे में दाखिल हुआ तो आर्या ने जल्दी से अपने चेहरे से आंसू पोंछे और झुक गई। उसकी आंखों में माइकल को उम्मीद की एक किरण चमकती हुई दिख रही थी। अपने भाइयों को बचाने की उम्मीद। सिर हिलाते हुए माइकल बड़े बिस्तर की ओर बढ़ गया जहां अंगहीन भाई शांति से सो रहे थे। उसने अपना हाथ उनके माथे पर रखा। सिस्टम, अब समय आ गया है कि हम उन्हें ठीक करें। सिस्टम स्कैनिंग शुरू हुई। महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं। उपचार योजनाएं शुरू हो रही हैं। सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। 150,000 बदमाश पॉइंट की आवश्यकता है। उपचार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सिस्टम को कुछ अन्य वस्तुओं की आवश्यकता है। इन वस्तुओं के लिए होस्ट को अतिरिक्त 5,000 पॉइंट की आवश्यकता होगी। उपचार प्रक्रिया 1 सप्ताह तक चलेगी। सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती रही। क्या होस्ट अब उपचार प्रक्रिया शुरू करना चाहता है? सिस्टम ने पूछा। अपने मन में हाँ कहने के बजाय उसने अपनी नज़र आर्या की ओर घुमाई। वह उसे घूर रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह उसे उसके भाइयों के बारे में कुछ अच्छी खबर देगा। क्या तुम्हें अपने भाइयों को ठीक करने की कीमत याद है? माइकल ने पूछा। वह उसके चेहरे पर खोपड़ी के मुखौटे के माध्यम से उसकी प्रतिक्रिया नहीं देख सकी। एक लंबी सांस लेते हुए उसने सीधे उसकी चमकती लाल आंखों में देखा। मुझे याद है, लॉर्ड लूसिफर। अगर आप उन्हें ठीक कर सकते हैं और मुझे मेरे भाई वापस दे सकते हैं तो मैं खुशी खुशी अपना जीवन आपको दे दूंगा। मैं बस अपने भाइयों को फिर से देखना चाहता हूँ। आपकी अटूट वफादारी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में आपको या आपके भाइयों को कुछ भी ना हो। मैं उन्हें जीवन दे रहा हूँ। माइकल ने एक सेकंड के लिए दोनों भाइयों को देखा और फिर अपनी नज़र वापस आर्या की ओर घुमाई। और मैं उनकी जान भी ले सकता हूँ अगर आपने मुझे किसी भी तरह से धोखा दिया। उसकी ठंडी आवाज़ ने आर्या की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। उसका दिल धड़क उठा और उसने डर के मारे सिर हिलाया। सिस्टम, उपचार प्रक्रिया शुरू करें। उसने सिस्टम को आदेश देने के बाद अपना हाथ हिलाया। कमरे के कोने में चमचमाते नीले पानी से भरे 2 10 फीट के कांच के कंटेनर दिखाई दिए। एक और लहर के साथ उसने दोनों भाइयों के शरीर को कंटेनरों की ओर तैरते हुए भेजा। आर्या ने अपने भाइयों को नीले तरल में डूबते हुए देखा और उसका शरीर कांप रहा था। 1 हफ्ते में वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। याद रखें, उनकी आत्माएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मैं उनके शरीर को ठीक कर सकता हूं लेकिन केवल वे ही अपनी आत्मा को ठीक कर सकते हैं। जब तक वे बदला लेने की प्यास नहीं बुझाते उनकी आत्मा ठीक नहीं होगी। माइकल ने आखिरी हिस्सा जोड़ा ताकि वे माफ़ करने और भूलने जैसी कोई बकवास न करें। आखिरी चीज़ जो वह चाहता था वह ये थी कि उसके अधीनस्थ शांति कबूतर बन जाएं। क्या इसका क्या मतलब है मेरे प्रभु? आर्या हकलाते हुए बोली। इसका मतलब है कि उन्हें अपने राज्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से बदला लेना होगा। आत्माएं जादुई जटिल चीज़ें हैं। सुनिश्चित करें कि आप उनके दिलों में बदले की ज्वाला जलाएं। मेरे प्रभु, मैं उन लोगों को जाने नहीं दूंगा जिन्होंने मेरे भाइयों के साथ ऐसा किया। माइकल ने आर्या के चेहरे पर जानलेवा भाव देखकर अंदर से मुस्कुराया। वह उसके दिल में बदले की आग को जलते हुए देखकर खुश था। इसे पहनो और सिंहासन कक्ष में मुझसे मिलो। माइकल ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में एक साफ सुथरा काला कपड़ा दिखाई दिया। उसने कपड़े आर्या की ओर फेंके, उसे आदेश दिया और कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि आर्या के पास अपने भाइयों के बारे में कुछ सवाल थे लेकिन उसे मौका नहीं मिला क्योंकि वह दूसरा सवाल पूछने से पहले ही कमरे से बाहर निकल गया। मेरे प्रभु, क्या आप दक्षिणी महाद्वीप जा रहे हैं? अज़ाज़ेल ने माइकल का पीछा करते हुए सिंहासन कक्ष में वापस आते हुए पूछा। हाँ, मुझे समुद्री लुटेरों से निपटना है। और फिर? माइकल ने गहरी सांस ली। अज़ाज़ेल उसकी आह का मतलब नहीं समझ पाया। शायद वह थका हुआ था या शायद वह उत्साहित था या दोनों। मैं अकेलान क्षेत्र में एक अकादमी में ज़ेरोथ जा रहा हूँ। मेरे प्रभु, आप अकेले जा रहे हैं? वे चाहते हैं कि मैं एक परिचित को साथ लाऊं, इसलिए मैं नाइटमेयर को अपने साथ ला रहा हूँ। जब से उसे मेज़रोथ के लिए स्वीकृति पत्र मिला है तब से वह हॉगवर्ट्स के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। केवल इस बार उन्होंने बचने वाले लड़के नूह के बजाय डार्क लॉर्ड को आमंत्रित किया। लेडी डार्क क्वीन के बारे में क्या मेरे प्रभु? कौन जानता है कि वह कहाँ है और क्या कर रही है? माइकल ने आह भरी। चूंकि उसने एयरपीस को अपने स्पेस रिंग में लगाया था इसलिए माइकल या सिस्टम उसे ट्रैक नहीं कर सका क्योंकि स्पेस रिंग ने सिस्टम को उन्हें ट्रैक करने से रोक दिया था। बेशक सिस्टम एक स्तर ऊपर था, ये गया को ट्रैक कर सकता था और माइकल को बता सकता था कि वह बोज महाद्वीप में है। जब तक मैं दूर हूँ पूरे महाद्वीप में स्पाई कैम्प फैलाते रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम एलोन में होने वाली हर चीज़ पर नज़र रखो। अभी नूह के घर से दूर रहो। मुझे पूरा यकीन है कि वह बूढ़ा धुआं अब तक मुझे उन पर जासूसी करने से रोकने का कोई तरीका निकाल लेगा।
जैसा आप चाहें मेरे प्रभु। और मैंने जो स्पाईकैम पाइटन पर लगाया है उसे प्राथमिकता दीजिए। अगर वह नूह या उसके परिवार के पास कहीं भी पहुंचती है तो स्पाईकैम को नष्ट कर देना, माइकल ने अजाजेल को आदेश दिया। सिस्टम को 10,000 पॉइंट देने से माइकल स्पाईकैम पर नियंत्रण अजाजेल को दे सकता था। अब वह माइकल की ज़रूरत के बिना स्पाईकैम की निगरानी कर सकता था, उसे नष्ट कर सकता था और उसका पूरी क्षमता से उपयोग कर सकता था। छुपे हुए स्थान से सैकड़ों स्पाईकैम की निगरानी करना अजाजेल का मुख्य कार्य था। सूचना ही धन और शक्ति थी। माइकल ने पागलों की तरह सूचना जमा करना शुरू कर दिया था। अगर लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से उसे खराब वाइब नहीं मिलती तो माइकल ने बैरन के मनों में आने पर उसके कार्यालय में या उस पर स्पाईकैम लगा दिया होता। माइकल को लग रहा था कि एल्फ के पास दूसरों को उस पर जासूसी करने से रोकने के लिए कोई न कोई उपाय है। आखिरकार एल्फ गुप्त सूचना बेचकर लाखों कमा रहा था। वह लापरवाह नहीं होगा या जासूसों के खिलाफ उपाय के बिना नहीं रहेगा। जब वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे तो माइकल ने कई मरे हुए लोगों को हॉल की सफाई करते देखा, जैसे कि वे पेशेवर हों नौकरानियां। माइकल ने नौकरानियों की पोशाक में लाशों की कल्पना करते हुए अपने मुखौटे के पीछे थोड़ा सा मुस्कुराया। वह सिंहासन की ओर बढ़ा और फिर आराम से सिंहासन पर बैठ गया। कुछ मिनट तक चुपचाप प्रतीक्षा करने के बाद आखिरकार आर्या माइकल द्वारा दिए गए नए कपड़े पहने हुए दिखाई दी। माइकल ने खेलों और फिल्मों में कई हत्यारे पात्रों को ध्यान में रखते हुए आर्या के लिए विशेष रूप से कपड़ा बनाया था। कपड़ा स्पष्ट रूप से काला था और उसके सिर को ढकने के लिए एक कुल हुड था। उसने उसे फेंकने वाले खंजर, उसकी कलाई पर छिपे हुए ब्लेड और उसके पैरों, कमर और हाथों से जुड़े ब्लेड को ढकने के लिए एक अच्छा केप भी दिया। पोशाक हत्यारे पंथ और ब्लेड की संतान लग रही थी। वह अपने सभी अधीनस्थों को लाभ के साथ कूल आउटफिट देने की योजना बना रहा था। बस उसे एक रनमास्टर और एक लोहार की जरूरत थी जो कवच बना सके, जो उन्हें लड़ाई में बढ़त दिला सके। ब्लेड अच्छा काम करता है? माइकल ने पूछा। सिर हिलाते हुए आर्या ने अपनी कलाई को हिलाया क्योंकि छिपी हुई ब्लेड उसकी कलाई से बाहर निकली और एक गोफन की आवाज पैदा हुई। आर्या बॉडी रिफाइनिंग स्टेज लेवल 2 पर थी। वह लोन या किसी अन्य खेती महाद्वीप में कमजोर थी। छिपे हुए ब्लेड खेती करने वालों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन दक्षिणी महाद्वीप में वह ब्लेड के साथ एक बेहतरीन हत्यारा होगी। मेरे करीब आओ, हम एक बार फिर दक्षिणी महाद्वीप जा रहे हैं। जैसे ही आर्या उसके करीब आए, माइकल ने सिस्टम को रूनिक टेलीपोर्टर को सक्रिय करने के लिए कहा। पूरे हॉल में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। पलक झपकते ही अजाजेल ने माइकल और आर्या को हॉल से गायब होते देखा। मैक्सिन और गिब्सन क्रिप्ट में घूम रहे थे। वर्तमान में क्रिप्ट में कोई कमरा नहीं था, बल्कि केवल एक बड़ा विशाल हॉल था जिसमें 100 लोग आसानी से बैठ सकते थे। वर्तमान में हॉल नशे में धुत समुद्री लुटेरों की खर्राटों और अजीबोगरीब आवाज़ों से भरा हुआ था। उनकी खर्राटों की आवाज़ क्रिप्ट के बाहर सैकड़ों मरे हुए लोगों की बड़बड़ाहट की आवाज़ों से भी ज्यादा थी। अचानक हॉल में एक सफ़ेद रोशनी चमकी और मैक्सिन और गिब्सन अपने हाथों से अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें ठंड का एहसास हुआ। लूसीफर सिंहासन पर बैठा था और उसकी चमकती लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। माय लॉर्ड, मैक्सिन ने उत्साह से चिल्लाते हुए तुरंत अपने घुटनों पर गिर गई। माय लॉर्ड, गिब्सन ने भी अपना सिर झुकाया और अपने घुटनों पर बैठ गया। माय लॉर्ड, आर्या ने एक और नम्र आवाज़ सुनी। उसने आवाज़ की दिशा में अपना सिर घुमाया और शॉटी को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। माइकल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि शॉटी ने वास्तव में उसे कैप्टन के बजाय माय लॉर्ड कहकर संबोधित किया। जब उसने अपने चेहरे पर खोपड़ी का मुखौटा देखा तो शॉटी दंग रह गया क्योंकि अचानक उसके दिल में घबराहट छा गई। मैक्सिन, गिब्सन, चलो अपने लिए एक नया युद्धपोत खरीदते हैं। आगामी अध्यायों में समुद्री लुटेरों की तरह समुद्री युद्ध की उम्मीद करें। तारांकन विश्व वर्चस्व की शुरुआत 2। इसे निगल लो। अपनी कलाई के एक झटके से उसने मोती के आकार की 3 छोटी नीली गोलियां निकालीं। ये गंधहीन लेकिन चमकदार थी। मैक्सिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली ले ली, जबकि गिब्सन भ्रमित चेहरे के साथ गोलियों को घूर रहा था। बस इसे ले लो, मैक्सिन ने गुर्राहट के साथ कहा, जब गिब्सन ने जल्दी से गोली ली और उसे निगल लिया। शॉटी को नहीं पता था कि गोली क्या करेगी, लेकिन वह इसे खुद के लिए आजमाना चाहता था। वह माइकल को घूरता रहा और उम्मीद करता रहा कि वह उसे भी एक गोली देगा। शॉटी, माइकल ने पुकारा, जब हम दूर होते हैं तो तुम प्रभारी होते हो। इसे अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करो और इसे उपयोग करने के बाद अपना मुंह और नाक बंद करो। शॉटी ने उसे फिर से अपनी कलाई हिलाते हुए देखा। इस बार उसके हाथ में गोली नहीं बल्कि एक कांच की शीशी दिखाई दी। शीशी लेते समय शॉटी के हाथ कांप रहे थे। उसने उसे अपनी छाती के करीब रखा। उन्हें तैयार रहने के लिए कहो, हम वापस आने पर चले जाएंगे, माइकल ने शॉटी के सिर हिलाने पर कहा। अगले ही पल शॉटी ने अपनी आंखों के सामने एक चमकीली रोशनी चमकती देखी। जब शॉटी ने अपनी आंखें बंद करने के बाद तेज रोशनी के कारण खोलीं तो वह हॉल में अकेला खड़ा था। गिब्सन, मैक्सिन, आर्या और घोस्ट कहीं नहीं थे।
शॉटी ने अपने हाथ में शीशी को घूरते हुए सोचा कि यह क्या कर सकती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पतला फियर टॉक्सिन है जो कांच की शीशी से बाहर निकलने पर समुद्री लुटेरों को डरा देगा। अपने आविष्कारक कौशल के साथ वह अपने कवच में समायोजन करने में सक्षम था जिससे वह जब चाहे फियर टॉक्सिन को हवा में छोड़ सकता था। हालांकि शॉटी के हाथों में शीशी के विपरीत उसके कवच में फियर टॉक्सिन इतना शक्तिशाली था कि यह कुछ ही मिनटों में दक्षिणी महाद्वीप में किसी को भी मार सकता था, जबकि कोर फॉर्मेशन स्तर या उससे नीचे के साधक अगर 5 मिनट से अधिक समय तक विष को सांस में लेते तो दिल का दौरा पड़ने से मर जाते। अरे वे कहाँ हैं? हम यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। सेनेटर कयस के मनों के अंदर टिबेरियस ने अपना धैर्य खोते हुए दीवार पर मुक्का मारा। कयस अपनी मेज पर रखे नक्शे को घूरते हुए बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहा था। शांत हो जाओ टिबेरियस, क्या तुम जानते हो कि एज कहाँ है? कमरे में एक और मधुर कोमल आवाज सुनी जा सकती थी। यह कोई और नहीं बल्कि सैडी का प्लान की थी। वह टिबेरियस के नए पाए गए राज्य से टिबेरियस के साथ गिसेल तक लूसीफर से मिलने के लिए यात्रा करती थी। अब समय आ गया था कि वह एलोन लौट जाए, लेकिन लौटने के लिए उसे समुद्र के रास्ते जाना होगा जिसमें महीनों लग जाएंगे। इसलिए वह चाहती थी कि लूसीफर उसे एलोन में टेलीपोर्ट करे। पिछले कुछ महीने सैडी के लिए आंखें खोलने वाले रहे थे। जब उसे शुरू में लूसीफर की हत्याओं की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था तो उसने सोचा कि वह शुद्ध बुराई के अलावा कुछ नहीं है। ये क्रोध और लाचारी थी जिसने उसे अपनी बहनों के गायब होने पर लूसीफर की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। अब उसने लूसीफर के बारे में अपना विचार बदल दिया। हालांकि वह बिल्कुल वैसा नहीं था जिसे कोई अच्छा कहेगा, लेकिन वह उतना बुरा भी नहीं था जितना कि संरक्षकों ने दावा किया कि वह वही है। लूसीफर की वजह से लड़कियां जीवित थीं और उन्हें जीने का दूसरा मौका मिला। टिबेरियस के घर में बसे पूर्व दास वास्तव में लड़कियों के साथ घुल मिल रहे थे। वे लड़कियों को आघात से उबरने में मदद कर रहे थे, भले ही वे खुद भी आघात से गुजरे हों। सेनेटर से पूछो, वह वही था जिसने उसे मावेन किंगडम भेजा था? मावेन? सैडी ने हैरान होकर पूछा। वह अभी भी दक्षिणी महाद्वीप के परिदृश्य और राज्यों से पूरी तरह परिचित नहीं थी। 7 राज्य फिर से क्या हैं? उसने पूछा, कयस का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में। अगर वह बात करना शुरू करता तो उसे उम्मीद थी कि यह टिबेरियस को शांत कर देगा, जिसके पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। उसकी मधुर मधुर आवाज़ वास्तव में उसकी आंखों को नक्शे से हटाने में सक्षम थी। वह अपनी कुर्सी से उठी और नक्शा देखने के लिए कयस की मेज की ओर चली गई। सैडी ने काली रेखाओं द्वारा 7 टुकड़ों में विभाजित भूमि का एक बड़ा टुकड़ा देखा। महाद्वीप की सीमा पर 3 आसन राज्य थे जो नक्शे के अनुसार पहाड़ों से घिरे थे। ये 7 राज्य हैं: गिसल, मावेन, ब्रालोन, प्रीरिड। नक्शे पर 4 राज्यों को इंगित करने के बाद उसने अपनी उंगलियां सीमा की ओर बढ़ाईं जहां 3 राज्य पहाड़ों से घिरे हुए थे: केवेन, जोरल और नेटिस। इन 3 राज्यों को दक्षिणी महाद्वीप के त्रिशूल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन तीनों पर राजाओं का शासन है, सीनेट का नहीं। हाँ, मैंने सुना है कि स्वतंत्रता सेनानी क्यूवन के पास भूरे पहाड़ों के जंगलों में छिपे हुए थे। आखिरकार टिबेरियस ने दीवारों पर मुक्का मारना बंद कर दिया और उनके साथ मेज पर आ गया। तो तुम इतने तनाव में क्यों हो? सैडी ने पूछा। कयस ने मावेन की ओर अपनी उंगली घुमाते हुए आह भरी। राज्य गिसेल के बगल में था और लगभग उनके बराबर आकार का था। कयस की उंगली 2 राज्यों की सीमा पर टिकी हुई थी जहां सैडी ने एक पहाड़ का निशान देखा। पहाड़ 2 राज्यों के बीच में लग रहा था, लगभग 50% गिसेल के अंदर और 50% मावेन के अंदर। ये स्टॉर्मवेल पर्वत, अब इसमें क्या समस्या है? क्या ये पर्वत कुछ बकवास राजनीतिक कारणों से बंद नहीं है? टिबेरियस ने पूछा। 2 दशक पहले प्रत्येक सीनेट ने पर्वत श्रृंखला को तब तक बंद करने पर सहमति व्यक्त की थी जब तक कि दोनों सेनेटर इस बात पर सहमत नहीं हो जाते कि पर्वत का मालिक कौन है। यह मुझे मूर्खतापूर्ण लगता है, कोई बुरा नहीं मानता। क्यों न सीधे पर्वत को साझा कर दिया जाए? इसके अलावा तुम लोग पहाड़ से क्या चाहते हो? सैडी ने पूछा, जबकि टिबेरियस ने भी सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सैडी से सहमत हो। स्टॉर्मवेल कोई साधारण पहाड़ नहीं है, इसके अंदर बहुत गहराई में सोने की नसें हैं। जो कोई भी इस पहाड़ का मालिक होगा वह मूल रूप से एक महाशक्ति बन जाएगा। इसलिए अन्य सीनेट ने इस मामले में अपनी नाक घुसाए और शांति वार्ता की मध्यस्थता की। कयस ने अपनी आंखें घुमाईं। अन्य सीनेट ने युद्ध से बचने के लिए नहीं बल्कि गिसेल और मावेन दोनों को महाशक्ति बनने से रोकने के लिए शांति वार्ता की मध्यस्थता की। वे केवल इसलिए पहाड़ से अपना हाथ दूर रख रहे थे क्योंकि पहाड़ पर उनका कोई दावा नहीं था। अगर कोई समझौता है तो आप चिंतित क्यों हैं? मुझे लगता है आपको खबर मिली होगी कि मावेन पहाड़ पर कदम रखने की तैयारी कर रहा है, टिबेरियस ने कयस को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। यह बिल्कुल सच था। कयस को खबर मिल रही थी कि मावेन अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हथियार, कवच, हवाई जहाज खरीदने के साथ साथ भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने में खर्च कर रहा है। आपको कैसे पता चला? कयस की प्रतिक्रिया देखकर सैडी समझ गई कि टिबेरियस ने सही अनुमान लगाया है।
इसलिए उसने अपनी नज़र टिबेरियस की ओर घुमाई और पूछा, वास्तव में इसके लिए किसी प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड लूसीफर ने पिछले सीनेट को मारने में सेनेटर की मदद करने के बाद सीनेट की सीटें खाली हैं। हालांकि सीनेट सेनेटर कयस के दोस्तों से भर गई है, लेकिन यह अस्थायी है। चुनाव आ रहे हैं। गिसेल को अपने अधिकांश संसाधन ये सुनिश्चित करने में खर्च करने होंगे कि चुनाव निष्पक्ष हों और राज्य तनावपूर्ण स्थिति में हो। साथ ही जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक स्पार्टन्स नेतृत्व संभाल लेंगे। वे महान सैनिक हैं लेकिन घटिया नेता हैं। सीनेट के नेतृत्व के बिना राज्य असुरक्षित हो जाएगा, टिबेरियस ने हंसते हुए कहा। अगर वे पहले पहाड़ों पर विजय प्राप्त कर लेते तो पर्वत श्रृंखला को वापस लेना लगभग असंभव होता, क्योंकि यह बचाव के लिए बहुत अच्छी जगह है। यह एक प्राकृतिक ताकत है। जो कोई भी लड़ता है उसके हाथों में एक कठिन लड़ाई होगी। साथ ही सीनेट में बहुत सारी बैठकें, झगड़े होंगे और जब वे आखिरकार अपने आप को संभाल लेंगे तो मावेन इतना मजबूत हो जाएगा कि वह नक्शे से गिसेल को मिटा देगा। टिबेरियस की बात सुनने के बाद सैडी को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई। एक ही दिन में सीनेट के नष्ट हो जाने से गिसेल के लोग पहले से ही तनाव में थे। वे पूर्ण पैमाने पर युद्ध का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं चुनाव खत्म होने तक पर्वत श्रृंखला की रक्षा के लिए स्पार्टन्स को भेज सकता था, लेकिन यह उन्हें उनकी कब्र में भेजने जैसा होगा। इसके अलावा मुझे नए स्पार्टन कप्तान के साथ कुछ समस्याएं हैं। नया पुराने वाले का क्या हुआ? टिबेरियस ने पूछा। वह एरेना में विस्फोट के दौरान घायल हो गया था। 1 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जगह एक नए ने ले ली, कयस ने आह भरी। उसकी जगह ले ली? क्या यह आप ही नहीं है जो नए कप्तान का चयन करते हैं? दुर्भाग्य से स्पार्टन्स के पास नए कप्तान को चुनने के बारे में अपने नियम हैं। सीनेट या सेनेटर हमारे मामले में हमारी नाक में दम नहीं कर सकते। मैं एक ही समय में मावेन और स्पार्टन से नहीं लड़ सकता। यह मुझे आगामी चुनावों के अलावा सिरदर्द दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड लूसीफर आपसे निराश नहीं होंगे, सेनेटर टिबेरियस ने हंसते हुए कहा। वह कयस सहित सभी सेनेटरों से नफरत करता था। सभी सीनेट और सेनेटरों ने विद्रोह को रोकने के लिए अपनी सेनाएं भेजीं। अब भी गिसेल को छोड़कर अन्य 3 सीनेट शासित राज्य विद्रोह को खत्म करने के लिए कठोर नियम लागू कर रहे थे और दासों को बेरहमी से फांसी पर लटका रहे थे। हालांकि कयस ने विद्रोहियों को टिबेरियस के राज्य में शरण लेने में मदद की और सुरक्षा दी। टिबेरियस जानता था कि वह ऐसा लूसीफर के आदेशों के कारण कर रहा था, न कि उसके दिल में अच्छाई के कारण। टिबेरियस केवल लूसीफर का आभारी था, किसी और का नहीं। उसकी बात मत सुनो सेनेटर। लॉर्ड लूसीफर को सब कुछ बता दो, हो सकता है कि वह वहां जाकर रातों रात उनकी गांठें तोड़ दे। सैडी ने हल्की सी हंसी। टिबेरियस हैरान था क्योंकि उसने पहली बार इस लड़की को हंसते हुए देखा था जब से वह उससे मिला था। उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था। वह उसकी उदासी का कारण जानता था। उनकी कहानी सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि दक्षिणी महाद्वीप के कुलीनों की तुलना में कल्टीवेटर बेहतर नहीं हैं। वे दोनों ही अंदर से बुरे लग रहे थे। उनकी तुलना में लूसीफर टिबेरियस की नज़र में अच्छा आदमी लग रहा था। स्वूश! अचानक कमरे में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और तीनों ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि लूसीफर सेनेटर कयस के पीछे खोपड़ी और हड्डियों से बने सिंहासन पर बैठा है। सैडी ने मैक्सिन और गिब्सन को सिंहासन के दोनों ओर खड़े देखा। लॉर्ड लूसीफर, लॉर्ड लूसीफर, लॉर्ड लूसीफर। कयस सबसे पहले घुटने टेकने वाला था, उसके बाद सैडी। टिबेरियस को आखिरकार अपने एक घुटने पर बैठने में कुछ सेकंड लगे। तुम तनाव में लग रहे हो कयस। मुझे सब कुछ बताओ। माइकल ने इधर उधर नहीं देखा, बल्कि कयस की आंखों में खौफ देखकर सीधे पूछा। लॉर्ड लूसीफर। कुछ मिनटों तक माइकल ने सिर्फ कयस को गिसेल की समस्याओं के बारे में बताते हुए सुना, जो उसे आखिरी बार देखने के बाद से हो रही थी। माइकल टूर्नामेंट और अभिभावकों पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था और गिसेल को अनदेखा कर रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि गिसेल महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि दक्षिणी महाद्वीप में कोई भी समस्या क्रूर बल द्वारा ठीक की जा सकती थी, क्योंकि माइकल यहाँ एक ईश्वरीय अस्तित्व था, खासकर अब खुद को अपग्रेड करने के बाद। मैक्सिन, चलो युद्धपोत खरीदते हैं और मावेन की यात्रा करते हैं। जैसा कि आप चाहते हैं मेरे प्रभु, हमें सीनेट को नष्ट कर देना चाहिए जैसा कि हमने यहाँ किया था। मैक्सिन ने दुष्टता से मुस्कुराया क्योंकि कयस को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। मेरे प्रभु, क्या मैं आपको कुछ सुझा सकता हूँ? मैक्सिन ने पूछा जब माइकल कमरे से बाहर जाने वाला था। माइकल ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आगे बढ़ो। गिसेल से युद्धपोत खरीदने के बजाय हमें समुद्री डाकुओं के यार्ड से एक खरीदना चाहिए। उनके पास और भी विकल्प हैं। माइकल ने कुछ सेकंड के लिए इसके बारे में सोचा और फिर दूसरी तरफ मुड़कर गिब्सन की ओर देखा। गिब्सन, तुम्हें क्या लगता है? लेडी मैक्सिन सही कह रही हैं, लॉर्ड लूसीफर। समुद्री लुटेरे पूरे दक्षिणी महाद्वीप में सबसे बेहतरीन युद्धपोत बनाते हैं। गिब्सन ने जो कहा उससे माइकल को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। दक्षिणी महाद्वीप में नौसैनिक शक्ति रखने वाले राज्य के बारे में एक अलिखित नियम था।
अगर कोई राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति का निर्माण करना शुरू करता तो 3 समुद्री लुटेरे कप्तान राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ देते और राज्य को तब तक नष्ट कर देते जब तक कि वह उनके लिए खतरा न बन जाए। इस तरह से समुद्री लुटेरे सैकड़ों सालों से दक्षिणी महाद्वीप के महासागरों पर राज करते आ रहे हैं। समुद्री लुटेरों की संयुक्त शक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। कुछ सीनेट उड़ने वाले युद्धपोत बनाकर अपनी वायुसेना को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन समुद्री लुटेरों ने रातों रात राज्य को लूटकर और नष्ट करके उनका उदाहरण पेश किया। प्रत्येक राज्य को केवल कुछ ही संख्या में युद्धपोत और हवाई जहाज रखने की अनुमति थी। समुद्री लुटेरे सैनिकों और जमीनी सेना की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि राज्य के पास चाहे जितने भी सैनिक हों, पर्याप्त युद्धपोतों के बिना वे समुद्र में समुद्री लुटेरों को नहीं छू सकते थे। चूंकि आप कोरी के अधीन काम करने वाले समुद्री डाकू कप्तान थे, इसलिए मुझे लगता है कि समुद्री डाकुओं के यार्ड में आपके कुछ संपर्क हैं। मैक्सिन ने सिर हिलाया। कोरी की बात करें तो अन्य 2 समुद्री डाकू सरदार कौन हैं? गिब्स, ब्लैकमैन, जेट, हॉब्सन, रम लवर, वेंस। माइकल ने अपने दिमाग में एक नोट बनाया। पहले उसने सुना था कि समुद्री डाकू सरदार मैक्सिन समुद्री डाकू सरदार कोरी विच ड्रेचेन के अधीन काम कर रहा था। अधिकांश समुद्री डाकू अपने पहले और अंतिम नाम के बीच एक उपनाम रखते हैं। नाम कुछ ऐसा होता है जो महान कारनामों को दर्शाता है या बहुत शर्म की बात है। किसी भी तरह से लगभग 90% समुद्री डाकुओं का एक उपनाम था। अब वे कहाँ हैं? माइकल ने पूछा। शत्रुतापूर्ण तरीके से उनसे संपर्क करने के बजाय वह पहले उन्हें अपना मित्र बनाने की कोशिश करना चाहता था। उन्हें मारना उसके लिए चींटी को कुचलने जितना आसान होगा, लेकिन उनके अधीनस्थों की वफादारी हासिल करना और उसके बाद क्रांति से निपटना उसके लिए सिरदर्द बन जाएगा। कोरी अपने खुद के द्वीप पर है, समुद्री डाकुओं की खाड़ी के उत्तर में। इसे चुड़ैलों का द्वीप कहा जाता है। माइकल ने अपनी मुट्ठी पर सिर टिकाकर उसकी बात सुनी। कयस, तुम्हारे पास हवाई जहाज है? बेशक, उसके पास है। कयस के मुंह खोलने से पहले टिबेरियस ने जवाब दिया। अच्छा, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और जहाज में तुम्हारी समस्या को हल करने के बारे में बात करते हैं। माइकल ने मुखौटे के पीछे अपनी आंखें बंद कर लीं। सिस्टम को सभी लूसीफर कवच को हटाने और एक भूरे रंग का लंबा कोट, सफ़ेद गीली शर्ट, काली पैंट और काले जूते पहनाने के लिए कहा। सिस्टम ने चेहरे का मुखौटा भी पहना और उसका असली चेहरा बदल दिया ताकि वह पूरी तरह से किसी और जैसा दिखे। उसके बालों के रंग को छोड़कर सब कुछ बदल गया, जिसमें उसके बालों की लंबाई भी शामिल है। उसके बाल तुरंत कंधे तक लंबे हो गए, जैसे दक्षिणी महाद्वीप के ज्यादातर पुरुष होते हैं। सैडी खोपड़ी के मुखौटे के बिना उसका चेहरा देखकर दंग रह गई। बेशक, वह जानती थी कि यह उसका असली चेहरा नहीं था, फिर भी वह मुखौटे के बिना चेहरा देखकर दंग रह गई। वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, ऐसा नहीं कि कोई लड़की तुरंत ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर ले, जैसे कि घोस्ट या नूह। मार्गदर्शन करो। जैसे ही वह खोपड़ियों और हड्डियों से बने सिंहासन से उठा, सिंहासन हवा में गायब हो गया। कयस ने जल्दी से सिर हिलाया, खड़ा हुआ और फिर सभी को अपने निजी हवाई जहाज की ओर ले जाने लगा। तुम्हारा राज्य कैसा चल रहा है? कयस का उसके कमरे से हवाई जहाज की ओर पीछा करते हुए माइकल ने टिबेरियस से पूछा। इसे एक गांव या शहर के रूप में संबोधित करने के बजाय माइकल ने इसे एक राज्य के रूप में संबोधित किया। भविष्य में टिबेरियस का राज्य उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा, ताकि अगर गार्जियन हमला करना चाहें तो पूरे दक्षिणी महाद्वीप को जीत सकें और उनसे बचा सकें। हम अभी भी अन्य 3 राज्यों की सीनेट के साथ युद्ध में हैं, लॉर्ड लूसीफर। वे अभी भी उन सभी का शिकार कर रहे हैं जो विद्रोह करने की हिम्मत करते हैं। ग्लैडिएटर स्कूल किसी को भी अपने प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह करने से रोकने के लिए बहुत सारा सोना खर्च कर रहे हैं। कयस, टिबेरियस की बात सुनने के बाद चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाते हुए माइकल ने कयस को पुकारा, जबकि सेनेटर ने उसे देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। चलो चलते हैं और बात करते हैं, माइकल ने कयस को अपने कदम रोकने से रोकते हुए कहा। फिर वे चलते चलते बात करने लगे। अन्य 3 सीनेट शासित राज्यों में से प्रत्येक का दौरा करने में कितना समय लगेगा? कयस को हवा में ठंडक महसूस हो रही थी। सवाल सुनकर वह थोड़ा कांप भी गया। अगर हम पूरी गति से चलें तो 5 दिन। मैं टिबेरियस की समस्या को ठीक करने के लिए 5 दिन निकाल सकता हूं। माइकल ने कंधे उचका दिए। किसी ने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि कैसे, यहां तक कि टिबेरियस भी चुप रहा, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि सेनेटरों के साथ क्या होने वाला था। ईमानदारी से कहूं तो टिबेरियस को उन भ्रष्ट राजनेताओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जिन्होंने पूरे महाद्वीप में सैकड़ों गुलामों को मारने वाले स्पार्टन्स और डोमिनस का समर्थन किया था। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेने के बाद उसे हर एक गुलाम की परवाह थी। उसने गुलामी को मिटाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बनाया दक्षिणी महाद्वीप से। कभी कभी टिबेरियस भी सोचता कि उसे ऐसा क्यों लगा। शायद डॉक्टर्स की मौत, या शायद उसकी मांसपेशियों की बीमारी, या फिर उन रईसों के प्रति गुस्सा जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया था। तुम्हारा क्या हाल है सैडी? लड़कियां कैसी चल रही हैं? सैडी ने आह भरी। 2 महीने पहले से बेहतर हैं।
वे अभी भी सदमे में हैं, लेकिन वे लड़कियां मजबूत हैं, मुझसे भी ज्यादा मजबूत हैं। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। बेशक वे मजबूत हैं। तुम भ्रम में अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। गिब्सन दंग रह गया। उसे उम्मीद थी कि लूसीफर उसे कुछ शांत करने वाले शब्द कहेगा। इसके बजाय उसने ऐसे शब्द कहे जिससे सैडी की आंखों में आंसू आ गए। गार्जियन जैसे लोग आपकी उतनी ही परवाह करेंगे जितनी वे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी परवाह और विचार वहीं खत्म हो जाते हैं जहां लाभ खत्म हो जाते हैं। स्थिति को बदल दें, उनका इस्तेमाल करें इससे पहले कि वे आपका इस्तेमाल करें और आपको कचरे की तरह फेंक दें। हालांकि सिल्वर मून सही रास्ते पर था, फिर भी वे सिल्वर मून लड़कियों का पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सिल्वर मून मूल रूप से एक बहुत बड़ी जासूसी एजेंसी थी जिसमें किसी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की अत्यधिक क्षमता थी। उनके पास नेतृत्व, गैजेट और रणनीति की कमी थी जिससे वे अपनी पूरी क्षमता से जानकारी निकाल सकें। अगर माइकल सैडी को सिल्वर मून के अगले संप्रदाय के नेता के रूप में रख सकता तो वह उसे सब कुछ सिखा सकता था और सैकड़ों जासूस प्राप्त कर सकता था। कैसे? सैडी ने पूछा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अगला संप्रदाय नेता बनो, माइकल ने कहा, जैसे कि यह कोई आसान मामला था। वह जानता था कि सिल्वर मून सनराइज संप्रदाय जैसा संप्रदाय नहीं है जो संप्रदाय नेता को ऐसे ही बदल दे। हालांकि सैडी की उसके प्रति वफादारी के साथ वह संप्रदाय में घुसपैठ कर सकता था और धीरे धीरे संप्रदाय को अपने नियंत्रण में कर सकता था। आखिरकार वे सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर चढ़ गए। स्पार्टन्स उन्हें घूर रहे थे, लेकिन सेनेटर कयस से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ मिनट तक सीढ़ियां चढ़ने के बाद माइकल ने आखिरकार एक दरवाज़ा देखा जो उनके रास्ते को रोक रहा था और सफ़ेद दरवाजे के दोनों तरफ भले लिए 2 स्पार्टन खड़े थे। सेनेटर, सेनेटर, 2 स्पार्टन्स ने झुकने के अपने तरीके के तौर पर भाले को ज़मीन पर पटक दिया। फिर एक स्पार्टन ने दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ एक विशाल हवाई जहाज़ दिखाया। मैंने कभी ब्लिम्प में उड़ान नहीं भरी, हम उसके सामने एयरशिप उसे ब्लिम्प की याद दिला रही थी। ये बिल्कुल ब्लिम्प की तरह दिख रहा था। सुनहरे रंग ने उसके चमकीले रंग से उसकी आंखों को लगभग चोट पहुंचा दी। कई स्पार्टन और कयस के गार्ड ब्लिम्प के चारों ओर गश्त कर रहे थे। बालकनी से माइकल राज्य का आधा हिस्सा देख सकता था। आर्या की पोशाक, टिबेरियस का खुरदुरा रूप, सैडी की सुंदरता ने तुरंत सैनिकों की आंखों को आकर्षित किया। खासकर सैडी। कुछ सैनिकों ने एक पल के लिए गश्त करना बंद कर दिया और बस उसे घूरते रहे। सैनिकों की अनदेखी करते हुए माइकल कयस का पीछा करता रहा। जब वे ब्लिम्प के करीब पहुंचे तो भूरे रंग की नौकरानी की पोशाक पहने एक नौकरानी ने एक बटन दबाया और ब्लिम्प की तरफ से सीढ़ियां निकल आईं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद माइकल ब्लिम्प में चढ़ गया और अंदर का नज़ारा देखकर चुपचाप दंग रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह वापस धरती पर पहुंच गया हो, क्योंकि अंदर का नज़ारा उसे निजी जेट के अंदर का नज़ारा याद दिला रहा था। सुनहरे झूमर, कांच की मेज और आरामदायक सफ़ेद सोफे के साथ मिलकर विशाल अंदर का नज़ारा आरामदायक बना रहे थे। टिबेरियस के मुंह से सारी चीज़ें निकल गईं। माइकल या सैडी के विपरीत उसने कभी इतनी शानदार चीज़ नहीं देखी थी। माइकल ने एक मिनी बार देखा जिसमें एक व्यक्ति था जो बारटेंडर लग रहा था। बीच में एक कांच की गोल मेज, शायद कयस के लिए कुछ योजना बनाने के लिए। छत पर लगे कई चांदी के गोले और किताबों और चर्मपत्रों से भरी एक रैक। सभी बाहर निकलो, कयस ने दबंग आवाज में आदेश दिया। नौकरानियों और बारटेंडर ने जल्दी से क्षेत्र खाली कर दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया। कहाँ जाना है मेरे स्वामी? कयस ने पूछा। सिंहासन को बाहर निकालने और उस पर बैठने के बजाय माइकल खिड़की के पास सिंगल सीटर सोफे पर बैठ गया। हमें समुद्री डाकुओं के यार्ड के जितना करीब हो सके ले आओ। कयस ने ब्लिम्प के दूर के छोर की ओर चलने से पहले सिर हिलाया। अपनी सीटें ले लो देवियों और सज्जनों। एक एक करके सभी ने अपने नितंब सोफे पर रख दिए। कई पल बाद मैक्सिन ने अजीब चुप्पी तोड़ी। क्या योजना है लॉर्ड लूसीफर? गिब्सन ये देखकर वास्तव में आश्चर्यचकित था कि मैक्सिन लूसीफर से आसानी से कैसे बात कर सकती है। हर बार जब लूसीफर की नज़र उस पर पड़ती तो उसके दिल में एक सिहरन-सी महसूस होती। कुछ खास नहीं, बस 5 दिनों के भीतर 4 सीनेट शासित राज्यों पर कब्जा करने जा रहा हूं। उसके मुंह से निकले शब्दों ने मैक्सिन सहित सभी को चौंका दिया। माइकल धीरे धीरे छोटे होते जा रहे सैनिकों के आकार को देखते हुए एक एक करके अपनी उंगलियां चटकाता रहा। जब उसने अपनी नज़र खिड़की से हटाई तो सभी ने देखा कि उसकी आंखें कुछ पलों के लिए शुद्ध लाल रंग में चमक रही थीं और फिर सामान्य हो गईं। उसे इस दुनिया में आए हुए लगभग 18 महीने हो चुके थे और आखिरकार उसने बचाव करने के बजाय अभिभावकों के खिलाफ आक्रामक होने का फैसला किया। दक्षिणी महाद्वीप सबसे पहले डार्क लॉर्ड के सामने झुकेगा और माइकल द्वारा छाया से शासित होगा। हम मौत का आदेश हैं। चुपचाप वे समुद्री डाकुओं के यार्ड की ओर उड़ गए, जहां समुद्री डाकू अपने समुद्री डाकू जहाज बना रहे थे। यह मानते हुए कि माइकल ने अपने क्रोध पर नियंत्रण खो दिया है, तीसरे व्यक्तित्व को बाहर आने दिया, उसने ध्यान फिर से शुरू करने का फैसला किया।
जब वह धरती पर था तो वह हर दिन ध्यान करता था। अब उसने इस दुनिया में भी ध्यान करना शुरू कर दिया है। कयस या कोई भी अनुमान लगा सकता है कि वह सो रहा था या बस अपनी आंखें बंद करके शांति और स्थिरता का आनंद ले रहा था। फिर भी उन्होंने उसकी शांति को भंग करने के लिए एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। खिड़की से टिबेरियस ने एक अंतहीन महासागर के अलावा कुछ नहीं देखा। व्यापारी जहाज़ों, छोटी मछुआरों की नावों के साथ साथ दूरी पर एक युद्ध का आदमी सहित कई जहाज थे। आखिरकार कुछ घंटों तक उड़ने के बाद छोटे द्वीपों और चट्टानी संरचनाओं के समूह उनकी नज़र में आने लगे। जैसे जैसे वे उड़ते रहे उन्होंने कई युद्धपोतों को गश्त करते हुए देखा, क्योंकि कई जहाज़ों के साथ एक विशाल द्वीप क्षितिज पर दिखाई दिया। धमाका, धमाका, धमाका। माइकल का ध्यान गड़गड़ाहट की आवाज़ों से बाधित हुआ। मैक्सिन को छोड़कर सभी ने जल्दी से खिड़की से झांक कर देखा कि गश्त करने वाले युद्धपोत एक साथ आ रहे हैं और अपनी तोपें दाग रहे हैं। अपने ड्राइवर से कहो कि वह हवाई जहाज को रोक दे, हम यहीं तक उड़ सकते हैं, मैक्सिन ने बिना बाहर देखे शांति से कहा। वह माइकल की सीट के पीछे खड़ी हो गई, जैसे कि वह उसकी निजी सुरक्षाकर्मी हो। अंत में माइकल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सभी लोग खिड़की से देख रहे हैं। उसने अपनी आंखें घुमाईं और देखा कि समुद्री डाकू जहाज लाइन में खड़े हैं, ताकि अगर वे और करीब आएं तो वे हवाई जहाज को मार गिराएं। सैडी, टिबेरियस और कयस यहीं रहें, हम जाकर इससे निपटेंगे। सच में, मैं हमेशा समुद्री डाकुओं से लड़ना चाहता था। सैडी ने उसे धीरे से कोहनी मारी तो टिबेरियस ने आह भरी। हाँ मेरे प्रभु, मैं जाकर ड्राइवर से कहूंगा कि वह हमें नीचे उतार दे और आपके लिए नाव तैयार कर दे। माइकल ने कयस की ओर सिर हिलाया। जब वे पायलट द्वारा हवाई जहाज को नीचे उतारने का इंतजार कर रहे थे तो माइकल ने क्षितिज पर और भी समुद्री डाकू जहाज देखे। बहुत बढ़िया स्वागत है, माइकल ने उन्हें नष्ट करने के लिए इंतजार कर रहे युद्धपोतों को देखकर मुस्कुराया। वहां कम से कम 50 युद्धपोत थे, जिनमें फ्रिगेट और गैलियन भी शामिल थे। इस हवाई जहाज पर गिसल की शिखा है लॉर्ड लूसिफर। सीनेट जहाज का समुद्री डाकुओं के यार्ड में उड़ना असामान्य है। समुद्री डाकू पहले आग का पीछा करते हैं और बाद में सवाल पूछते हैं जब बाहरी लोगों की बात आती है। गिब्सन ने माइकल की ओर सिर हिलाया जबकि मैक्सिन समझा रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि वे बेवकूफ़ हम पर गोली चलाने के लिए बेताब हैं, इसलिए हमें हवाई जहाज छोड़ देना चाहिए और सेनेटर को वापस सुरक्षित दूरी पर जाने के लिए कहना चाहिए। सिर हिलाते हुए माइकल अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी नज़र एरिया की ओर घुमाई, फिर टिबेरियस की ओर। तुम दोनों को बात करनी चाहिए। आखिरकार आपके पास कोई तो है जो आप दोनों में समान है। एयरशिप से निकलकर माइकल एक छोटी नाव पर चढ़ गया जिसमें केवल 3 लोगों के लिए जगह थी। माइकल एक छोर पर बैठा था, गिब्सन दूसरे छोर पर युद्धपोतों की ओर नाव चला रहा था, जबकि मैक्सिन बीच में थी। चूंकि वे एक नाव का उपयोग कर रहे थे, इसलिए समुद्री लुटेरों ने उन्हें गोली नहीं मारी बल्कि नाव को उनके पास आने देते हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। मेरे प्रभु, क्या मैं उनसे अपना परिचय दूं? मैक्सिन ने माइकल से पूछा। उसके रैंक में शामिल होने से पहले वह मरीना नामक एक कुख्यात समुद्री डाकू कप्तान थी जो लोहे की मुट्ठी थी। दक्षिणी महाद्वीप के लगभग हर समुद्री डाकू ने उसके बारे में सुना या जाना, क्योंकि उसने समुद्री डाकू लॉर्ड कोरी के आदेश के तहत सैकड़ों व्यापारी जहाज़ों और सेना के युद्धपोतों को डुबो दिया था। वह एक खूंखार समुद्री डाकू कप्तान थी। उसे अपने चालक दल को देखे हुए 2 महीने हो चुके थे। आखिरी बार जब उसने उन्हें देखा तो उसने अपने चालक दल को अपने जहाज के साथ समुद्री डाकू कवर में तैनात करने का आदेश दिया। उसने 15 जहाज़ों की कमान संभाली, लेकिन वे उसके नहीं थे, बल्कि वे जहाज और चालक दल कोरी के थे। आगे बढ़ो, इससे पहले कि कोई ट्रिगर हैप्पी हो जाए, माइकल ने शांति से कहा। 50 युद्धपोतों का सामना करने के बावजूद गिब्सन ने उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं देखा। वह समुद्र की तरह शांत था, उसके चेहरे पर कोई डर या कोई भावना नहीं दिख रही थी। मंत्रों के साथ भी गिब्सन को संदेह था कि क्या वह इस आकार के आर्मडा का सामना कर सकता है। हालांकि उसके शांत चेहरे को देखने के बाद गिब्सन ने खुद से सवाल पूछा, क्या वह जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली है? अपनी तोपें नीचे करो और हमें बेवकूफ़ों के बीच से गुजरने दो, मैक्सिन की चीख ने समुद्र को गूंज दिया। जब गिब्सन ने नाव चलाना बंद कर दिया तो उस क्षेत्र में कुछ पलों के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उनका रास्ता रोकने वाली ब्रिगेड धीरे धीरे हट गई, जिससे उनके लिए द्वीप तक जाने का रास्ता बन गया। अच्छा, तुम बेवकूफ़ों की मोटी खोपड़ी में अभी भी कुछ दिमाग है, मैक्सिन ने नाव पर वापस बैठने से पहले फिर से चिल्लाया। ब्रिगेड के बीच से नाव चलाते हुए माइकल ने जहाज़ों की तरफ देखा और देखा कि समुद्री डाकू मैक्सिन को बड़ी आंखों से घूर रहे थे। उनकी आंखों में वह डर और सम्मान देख सकता था। समुद्री डाकुओं का यार्ड एक विशाल द्वीप था जिसमें कई शिपयार्ड थे। जहां भी वह मुड़ता उसे जहाज बनते और मरम्मत होते दिखाई देते। तेल और बारूद की गंध ने उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। लोहे पर हथौड़े से टकराने की मधुर ध्वनि, लौग आरी और समुद्री लुटेरों की बकबक ने माइकल को एक आकर्षक अनुभव प्रदान किया।
वे डॉकयार्ड की ओर नाव चला रहे थे, जहां कई बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे और कई बैरल भी। शिपयार्ड के चारों ओर सैकड़ों समुद्री डाकू दौड़ रहे थे। नाव को यहाँ डॉक करें, मैक्सिन ने गिब्सन से कहा, जब उसने जहाज को उनकी नाव के समान आकार की कई अन्य मछली पकड़ने वाली नावों के साथ डॉक किया। माइकल खड़ा हुआ, एक तेज छलांग के साथ डॉक पर कूद गया। फिर उसने मैक्सिन की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह हैरान थी, लेकिन डॉक पर जाने के लिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बात पर ध्यान मत दो। जब गिब्सन भी अपना हाथ बढ़ाने वाला था, तो उसने देखा कि माइकल और मैक्सिन पीछे मुड़कर चले गए। सौभाग्य से पानी बहुत गहरा नहीं था, इसलिए वह नाव से बाहर निकल गया, खुद को पानी में घसीटा और लकड़ी के मंच तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़ गया। रास्ता दिखाओ, माइकल ने मैक्सिन से कहा। चूंकि वह द्वीप के लेआउट को उससे और गिब्सन से ज्यादा जानती थी, इसलिए उसने मैक्सिन को आगे बढ़ने दिया और खुद उसके पीछे पीछे आसपास के माहौल को देखते हुए चला गया। ये द्वीप पृथ्वी पर मौजूद किसी भी उष्णकटिबंधीय द्वीप से ज्यादा अलग नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारे जहाज, बैरल, नशे में धुत समुद्री डाकू एक दूसरे से लड़ रहे थे और रेत में दबे कुछ लंगर थे। जब वह मैक्सिन के पीछे चल रहा था, तो उसने देखा कि एक अकेला समुद्री डाकू अपने मुंह में क्यूबा का सिगार लिए उनके पास आ रहा था और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। दूसरी ओर उसके पास रम की एक बोतल थी। उस आदमी के कंधे तक चिकने बाल थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कम से कम एक दशक से कंघी नहीं देखी हो। उसकी बाईं आंख से लेकर मुंह के दाएं कोने तक डर का भाव उसे एक निर्दयी रूप दे रहा था। उसने उनकी ओर चलते हुए अपनी तराशी हुई छाती और सिक्स पैक एब्स को दिखाया। उसकी छाती पर एक उड़ते हुए चील का टैटू और एक खंजर देखा जा सकता था। ये प्रसिद्ध कैप्टन मरीना खुद नहीं है। आदमी ने अपने मुंह से सिगार निकाला। वाह, अगर तुम्हारा चेहरा न होता तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कम खा रहे हो? माइकल ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और वह बिना कुछ बोले मैक्सिन के पीछे खड़ा रहा। या क्या तुम समुद्री डाकू लॉर्ड कोरी के बेड़े को छोड़कर गरीब हो गए? तुम्हें क्या परवाह है? मरीना ने हंसते हुए कहा। सिर्फ इन शब्दों के आदान प्रदान से गिब्सन को पता चल गया कि उन दोनों के बीच कुछ खटास है। मेरे पास परवाह करने के लिए 1,00,000 कारण हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। मुझे लगता है किसी ने मेरे सिर पर इनाम रखा है। मैक्सिन ने बिना किसी चिंता के कंधे उचका दिए। क्या तुम समझदार नहीं हो? उस आदमी ने सिगार वापस अपने मुंह में रख लिया। तुम मुझ पर हाथ रखने की कोशिश कर सकते हो। मैक्सिन ने अपनी उंगलियां चटकाईं, जबकि उस आदमी ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। मुझे ये करना अच्छा लगेगा, खासकर अब जब तुम पहले जितने मोटे नहीं रहे। सौभाग्य से तुम्हारे लिए, समुद्री डाकू लॉर्ड वेंस ने हमें इनाम न लेने का आदेश दिया है। इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारे उस जहाज पर चढ़ जाता। उसने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ नाव की तरफ देखा। और जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से नाव चलाओ, महाद्वीप से दूर। मेरे सामने से हट जाओ, हमें एक जहाज खरीदना है। मैक्सिन ने अपने हाथ हिलाए जैसे कि वह उसे दूर भगा रही हो। और जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ने वाली थी, वह आदमी जोर से हंसने लगा। जहाज खरीदो? लानत है मेरी, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मैक्सिन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए भौहें से कुढ़ीं। वह उसके चेहरे से घमंड को दूर करना चाहती थी। क्या? उसने अपनी आवाज़ में झुंझलाहट नहीं छिपाए। यहाँ या कहीं भी कोई भी जहाज नहीं बेच रहा है। हर एक जहाज जो बनाया जा रहा है, वह समुद्री डाकू लॉर्ड के पास ही जा रहा है। चूंकि आपने अपना जहाज, चालक दल और समुद्री डाकू लॉर्ड कोरी को छोड़ दिया है, इसलिए आपको नया जहाज नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी भुगतान करें। माइकल को उस आदमी की बात सुनकर अजीब सा महसूस हो रहा था। साथ ही वह परेशान हो रहा था, क्योंकि वह उस आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ना चाहता था, उसे बुरी तरह पीटना चाहता था और उससे यह उगलवाना चाहता था कि क्या हो रहा है। ओज़ का कोई मूर्ख राजा शून्य रेखा में युद्ध बेड़ा भेज रहा है। वे शून्य रेखा के दूसरी तरफ बड़े बेवकूफ़ हो सकते हैं। चूंकि वे हमारी दुनिया में आ रहे हैं, इसलिए हम उन्हें एक नया रूप देंगे। तीनों लोग हैरान थे, जिसमें माइकल भी शामिल था। उसे आश्चर्य हुआ कि किसने शून्य रेखा को पार करने, समुद्री डाकुओं से लड़ने और अपने ही क्षेत्र में जीतने की उम्मीद की हिम्मत की। कौन राजा? मैक्सिन ने पूछा। इस बार उसकी आवाज़ में जलन के कोई संकेत नहीं थे, बल्कि जिज्ञासा थी। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह नाम याद करने के लिए अपने दिमाग को खंगाल रहा हो। मासिया, रोसिया। हाँ, उसने अपनी आंखें खोलते ही अपनी उंगलियां चटकाईं। थूसिया, किंगडम थूसिया। नाम का उल्लेख मात्र माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गिब्सन ने देखा कि लूसीफर की सांसें भी तेजी से चलने लगी थीं, साथ ही उसकी मुट्ठी भी तेज हो गई थी। शांत हो जाओ माइकल, माइकल ने अपने मन में खुद को आदेश दिया, इससे पहले कि दूसरा व्यक्तित्व उसके शरीर पर नियंत्रण कर ले। अगर वह व्यक्तित्व बाहर आता तो पूरा द्वीप उनके खून से लाल हो जाता। सौभाग्य से खुद पर उसका अत्यधिक नियंत्रण, साथ ही ध्यान करते हुए उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा। नया जहाज आए।
तो समुद्री डाकू सरदार खेती करने वाले साम्राज्य के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, मैक्सिन ने भौहें से कुढ़ी। वे मूर्ख थे जो अचानक शून्य रेखा पार कर जाते हैं और जो भी समुद्री डाकू जहाज देखते हैं उसे डुबो देते हैं, आदमी ने धुएं का एक कश छोड़ते हुए कहा। वैसे भी अब ये तुम्हें चिंतित नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्द से जल्द दक्षिणी महाद्वीप से बाहर निकल जाता। तुम में नहीं हो शेयान, लेकिन अगर तुम्हें अभी जो हो वैसा रहना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारा वह बदसूरत चेहरा फिर से बना सकता हूँ। मैक्सिन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अपने पीछे खड़े डाक लॉर्ड की भावना ने उसे न केवल शेयान, जो समुद्री डाकू लॉर्ड वेन्स के अधीन एक समुद्री डाकू कप्तान था, बल्कि खुद समुद्री डाकू लॉर्ड से भी लड़ने का बहुत साहस दिया। समुद्री डाकुओं और दक्षिणी महाद्वीप के किसी भी व्यक्ति के लिए समुद्री डाकू लॉर्ड्स ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें वे छू सकें। हालांकि डाक लॉर्ड के सामने वे एक नवजात शिशु की तरह कमजोर थे। एक ही मंत्र से माइकल समुद्री डाकू लॉर्ड्स को मार सकता था। तुम अब समुद्री लुटेरों की कप्तान मरीना द आयरन फिस्ट नहीं हो, सिर्फ मरीना हो। तुम लड़ने लायक नहीं हो। मैक्सिन ने अपनी मुट्ठी कस ली क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसके चेहरे पर मुक्का मारने वाली है। गिब्सन ने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया ताकि मैक्सिन शेयान की देखभाल कर सके। हालांकि जब वह अपना हाथ उठाने वाली थी तो गिब्सन ने माइकल को आगे बढ़ते देखा। उसने अपना हाथ मैक्सिन के कंधे पर रखा, जिससे वह तुरंत शांत हो गई। आपने जो जानकारी दी है उसके लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। शेयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने सोचा कि मैक्सिन के पीछे खड़ा युवक सिर्फ उसका नौकर है, लेकिन ये देखकर कि उसने कैसे मैक्सिन के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत किया, उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ नौकर नहीं था। चलो चलते हैं, माइकल ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। शेयान के साथ समय बर्बाद करने के बजाय वह समुद्री लुटेरे से दूर चला गया, मैक्सिन और गिब्सन को अपने साथ ले गया। शेयान से दूर जाते समय माइकल ने समुद्री लुटेरे की नज़र को अपने ऊपर महसूस किया। गिब्सन हैरान था। उसने सोचा कि लूसीफर शेयान को बेरहमी से मार डालेगा, फिर भी उसने न सिर्फ उसे मार डाला बल्कि उससे सम्मानपूर्वक बात भी की। उसने लूसीफर को अब तक किसी और के प्रति इतना विनम्र व्यवहार करते नहीं देखा था। फिर भी गिब्सन ये सोचने में मूर्ख नहीं था कि लूसीफर शेयान से डरता है। जहां तक गिब्सन का सवाल है, शेयान भाग्यशाली था कि उसे मारा नहीं गया। चुपचाप मैक्सिन और गिब्सन माइकल के बगल में चले गए। कुछ पल बाद मैक्सिन ने अपना मुंह खोला, कुछ न बोलने का फैसला किया और अपना मुंह बंद कर लिया। वह अपना मुंह खोलती और बंद करती रही। वह माइकल से बात करने से नहीं डरती थी, लेकिन उससे सवाल करने से डरती थी। माइकल ने देखा कि मैक्सिन किस तरह से व्यवहार कर रही है। वह तो बस एक छोटा सा मछली है मैक्सिन। उसे मारने से हम और वेन्स बेवजह दुश्मन बन जाएंगे। वह इसके लायक नहीं है, माइकल ने शांति से कहा। लेकिन मेरे प्रभु, मैक्सिन ने धीरे से कहा, आप कुछ ही सेकंड में समुद्री लुटेरों को मार सकते हैं। मुझे आदेश दो और मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। ऑर्डर ऑफ डेथ के पदक ने उसे अमानवीय शक्ति दी, सटीक रूप से एक बॉडी रिफाइनिंग स्टेज लेवल 3 कल्टीवेटर की शक्ति। दक्षिणी महाद्वीप में जहां सभी के पास कोई साधना शक्ति नहीं थी, वह वास्तव में एक अलौकिक थी। फिर भी माइकल को लग रहा था कि मैक्सिन अकेले समुद्री डाकुओं को हराने में सक्षम नहीं होगी। अगर उन्हें हराना इतना आसान होता तो वे 5 दशकों से अधिक समय तक समुद्र पर राज नहीं कर पाते। अगर मैं उन्हें मरना चाहता तो वे अब तक मर चुके होते, माइकल ने कहा। उनके आसपास की आवाज़ों ने गिब्सन और मैक्सिन के अलावा किसी और को माइकल के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनने से रोक दिया। उन्हें मारने से सत्ता का शून्य पैदा होगा। तीनों के नीचे हर कोई सत्ता का एक हिस्सा चाहेगा। आखिरकार सत्ता के लिए संघर्ष कई गुटों, आंतरिक युद्धों को जन्म देगा। थूसिया जैसा राज्य इस अवसर का उपयोग या तो समुद्री डाकुओं को हमेशा के लिए नष्ट करने या उन पर नियंत्रण करने के लिए करेगा, जो थूसियन को अभी की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। मैक्सिन ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। उसने कभी नहीं सोचा था कि समुद्री लुटेरों को मारना एक बुरी बात होगी, लेकिन उसने जो कहा वह समझ में आया। इसके अलावा समुद्री लुटेरों के सरदार ही दक्षिणी महाद्वीप के राज्यों को अपने स्वयं के जहाज़ों का बेड़ा बनाने से रोकते हैं। उनके बिना उन्हें नियंत्रित रखने के लिए प्रत्येक राज्य युद्धपोतों से पागल हो जाएगा। यदि वे अपनी वायुसेना के साथ साथ एक नौसेना बल बनाते हैं तो प्रत्येक राज्य हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए हमें समुद्री लुटेरों के सरदारों के साथ एक सूक्ष्म दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है। माइकल की बात सुनते हुए मैक्सिन उन्हें कीचड़ भरी सड़कों से होते हुए कहीं की ओर ले गई। वे कुछ शराबखानों से गुजरे जहां उन्होंने जोरदार गायन की आवाज़ें सुनी और शराब और समुद्री लुटेरों की तेज गंध को सूंघा। मेरे प्रभु, अगर मैं कहूं तो। सवाल पूछने से मत डरो और मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो मैक्सिन। मैं शेरों का नेतृत्व करना चाहता हूं, भीड़ों के नासमझ झुंड का नहीं, उसने कहा, मैक्सिन को उससे सवाल करने से डरते हुए देखकर। वह उससे बात करने से नहीं डरती थी, लेकिन उससे सवाल करने से डरती थी। वह चाहता था कि उसके अधीनस्थ अधिक मुखर हों, अपने दिमाग का इस्तेमाल करे बजाय उसके आंख मूंद कर अनुसरण करने के।
हालांकि माइकल योजना बनाने में माहिर था, लेकिन दुनिया को जीतना उसकी विशेषता नहीं थी। डार्क लॉर्ड बनने के लिए सबसे पहले उसे एक अच्छा नेता बनना था, और कोई भी अच्छा नेता अपने अधीन लोगों की बात सुनेगा। यह एक नेता और तानाशाह के बीच का अंतर था। हाँ मेरे प्रभु, मैक्सिन का डर उसे सुनने के बाद गायब हो गया। गिब्सन को भी कुछ हद तक राहत महसूस हुई। आप समुद्री लुटेरों से निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? वे अपने घुटने नहीं टेकेंगे मेरे स्वामी। वे जिद्दी कमीने किसी और की सेवा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं मैक्सिन। हर किसी की एक कीमत और एक कमजोरी होती है। हमें बस उनमें से किसी एक का फायदा उठाने की जरूरत है। मैं आपको दिखाऊंगा। जहाज खरीदने के बाद हम कोरी से निपटेंगे। माइकल ने अपनी गर्दन को हिलाया। आपके सिर पर रखे इनाम को वापस लेने का समय आ गया है। मैक्सिन के सिर पर इनाम रखने के कोरी के फैसले के अलावा क्या उसका नाम कोरी चुड़ैल था? ड्रेचेन ने उसे पहले उससे मिलने का फैसला करने के लिए प्रेरित किया। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसे चुड़ैल क्यों कहा जा रहा है। चूंकि माइकल ने उन्हें अपने सवालों के बारे में अधिक अभिव्यंजक होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए गिब्सन थूसिया के बारे में पूछना चाहता था। जब शेयान ने उन्हें थूसिया के बारे में बताया तो गिब्सन ने उसके शांत चेहरे पर बदलाव देखा। हालांकि गिब्सन के माइकल से पूछने से पहले ही माइकल ने मैक्सिन से सवाल किया, मुझे लगता है कि आप हमें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां हम अभी भी जहाज खरीद सकते हैं। मैक्सिन ने सिर हिलाया। वेल्टन नामक एक जहाज निर्माता मुझ पर एहसान करता है। क्या समुद्री लुटेरों द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करना ही काफ़ी है? माइकल ने पूछा। यह मेरे स्वामी हैं। अगर मैं नहीं होता तो वे अब तक शार्क के मल में बदल चुके होते। सिर हिलाते हुए माइकल मैक्सिन के पीछे पीछे चला गया। अपने रास्ते में माइकल ने कई फ्रिगेट, स्कूनर, गैलन और यहाँ तक कि एक युद्धपोत भी शिपयार्ड पर बनते हुए देखा। कुछ समुद्री लुटेरे पतवार, तोपों और मस्तूलों को तोड़कर स्पेयर पार्ट्स निकाल रहे थे। सड़कों के दूसरी तरफ उसने कई हथियार भंडार और फौज देखे। लगभग सभी फौज और हथियार भंडार भरे हुए थे। सभी लोहार तोपों पर काम कर रहे थे, शायद आने वाले युद्ध के लिए। युद्ध हमेशा लाभदायक होता है, उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया। स्पेक्ट्रे, उनके गुरु, हमेशा यही कहा करते थे। आखिरकार कीचड़ भरी सड़कों पर कुछ मिनट चलने के बाद माइकल ने एक बहुत बड़ा हैंगर देखा, जहां उसने कई समुद्री लुटेरों को लकड़ी के लट्ठे ढोने, लोहे की वेल्डिंग करने, तोपे चलाने और लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को काटने जैसे कई काम करते हुए देखा। हैंगर के अंदर 2 फ्रिगेट थे। एक का निर्माण हो रहा था। इसमें चमकदार पतवार, नया चमकीला भूरा रंग था, जिसमें कई चित्र थे जो क्रैकन के लग रहे थे, मोटे नेपाल। जहाज अपनी पहली यात्रा से पहले अंतिम चरण में लग रहा था। जहाज के बगल में खड़ा दूसरा जहाज बिल्कुल विपरीत दिख रहा था। जिस जहाज पर समुद्री लुटेरे काम कर रहे थे उसकी तुलना में दूसरा भिखारी जैसा लग रहा था। यह अपने टूटे हुए पतवार, फटे पाल और आधे नष्ट हो चुके आकृति वाले सिर के साथ प्राचीन लग रहा था, जो पंखों वाली रोती हुई महिला जैसा लग रहा था। फिर भी क्षतिग्रस्त वाला बिल्कुल नए वाले की तुलना में आकार में बड़ा था। इसमें और भी तोपें रखी जा सकती थीं चालक दल के सदस्यों के रूप में। कोई भी समझदार व्यक्ति एकदम नया जहाज ही चुनता, क्योंकि दूसरा ऐसा लग रहा था कि अगर उसे पानी में डाला जाए तो वह समुद्र में डूब जाएगा। समुद्री लुटेरे इतने व्यस्त थे कि उन्हें तीनों के हैंगर में प्रवेश करने का पता ही नहीं चला। मैक्सिन उन्हें हैंगर के दूर वाले छोर की ओर ले गई। वे दोनों फ्रिगेट के बीच चल रहे थे। गिब्सन दोनों जहाज़ों को घूर रहा था। आकार, शक्ति या किसी भी चीज़ के मामले में उनमें से किसी की भी तुलना साइलेंट रीपर से नहीं की जा सकती थी। साइलेंट रीपर किसी खास वर्ग से संबंधित नहीं था, लेकिन कई लोगों ने इसे युद्ध गैलियन के रूप में पहचाना। साइलेंट रीपर के बारे में सोचते हुए गिब्सन ने आह भरी। जहाज बदबूदार, गंदा और गंदा था, फिर भी ये पिछले 2 दशकों से उसका घर था। रातों रात गार्जियन ने इसे टुकड़ों में नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि गिब्सन, जो महान कुलों का सम्मान करता था, उस हवाई जहाज को नष्ट करना चाहता था जिसने साइलेंट रीपर को नष्ट कर दिया था। चूंकि वे यहाँ जहाज खरीदने आए थे, इसलिए गिब्सन ने एकदम नए जहाज को देखना शुरू कर दिया, जबकि उसने बाईं ओर के पुराने जहाज को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। दूसरी ओर माइकल पुराने दिखने वाले जहाज को देख रहा था। यह उसे काले मोती की याद दिलाता था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां फटे हुए पतवार पर फिराईं। आमतौर पर उनके द्वारा पढ़े गए उपन्यासों में अनदेखी या बल्कि सामान्य दिखने वाली चीज़ें प्राचीन चीज़ों के रूप में समाप्त हो जाती थीं, जिनमें असीमित संभावनाएं होती थीं। जब मुख्य पात्र को वह वस्तु मिलती है तो वह उस वस्तु की ओपनेस को देखता है। ये वस्तु को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के बाद भविष्य में मुख्य पात्र की सेवा करेगी। फिर भी ये जहाज न तो ऑप था और न ही एक सेंट पावर, बल्कि ये सिर्फ एक क्षतिग्रस्त फ्रिगेट था। अगर माइकल आविष्कारक नहीं होता तो वह निश्चित रूप से एकदम नए जहाज के साथ जाता। चूंकि वह एक आविष्कारक था, इसलिए वह पहचान सकता था कि किस जहाज को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है।
एकदम नए जहाज को अपग्रेड किया जा सकता था, लेकिन पुराने जहाज जितना नहीं। पुराने जहाज के हर एक घटक को अपग्रेड किया जा सकता था, बिल्कुल नए जहाज के विपरीत। अब समय आ गया है कि मैं अपने आविष्कारक कौशल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूं।